तो ये एनर्जी की अगर बात की जाए, ये एनर्जी किसके बराबर पड़ी थी, किस ऑर्डर की आती है एनर्जी, के टाइम्स टेम्परेचर, यही तो बताता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे समझो तुम कि के बराबर ई बाई टी है, तो कितने टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी अकोमोडेशन पॉसिबल है, वही तो के बता रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है के की 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, टेम्परेचर की केल्विन तुम जानते ही हो, के की यूनिट क्या बनेगी, जूल पर केल्विन, इजी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे चार्ज निकालना हो, ई पे चार्ज निकालना हो और एच पे चार्ज निकालना हो, इनके चार्ज क्या क्या आते हैं, ई पे तो माइनस का 1.6 होगा और एच पे प्लस का 1.6 होगा, तो इसको ऐसा मान के चलते हैं नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसा मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या असलियत में पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसी को पॉजिटिव बोलते हैं। मैंने तुम्हें कलाम्स लॉ दो लहजे में पढ़ाया, तो कलाम्स लॉ कह रहा हूं, क्वांटाइजेशन दो तरीके से पढ़ाया था चैप्टर 1 में, याद करो, बहुत दिन हो गए पर फिर भी चैप्टर 1 में क्वांटाइजेशन दो तरीके से पढ़ाया था, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, है ना, तो जब प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, पॉजिटिव आया कहां से, हाँ, इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव बोला था, ऐसे यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव बोला जा रहा है, होल पॉजिटिव नहीं है, समझे। अब अगर मैं तुमसे इंट्रिंसिक की बात करूं, तो इंट्रिंसिक में इसीलिए ई कॉमन बाहर आ गया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था। ठीक है, अब मुझे तो चार्ज कैरियर से मतलब है ना, किससे मतलब है, चार्ज कैरियर से मतलब है, तो चार्ज कैरियर के लिए मैंने साइन क्यों देखूंगा, चार्ज कैरियर की साइन थोड़ा देखूंगा, तो रेजिस्टिविटी के लिए भी साइन क्यों देखूंगा मैं, भाई मेरा काम करके दे दो, कौन कर रहा मुझे उससे मतलब नहीं है, चाहे वो होल करे चाहे इलेक्ट्रॉन करे, और काम क्या था, रेजिस्टिविटी को घटाना। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ रो एक्सट्रिंसिक कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक रो एन टाइप और एक रो पी टाइप। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/, इस बार मुझे बताओ एन आई, ये जो दो है एन ई और एन एच, ये दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं, इस बार बराबर नहीं होंगे। एन के लिए एन ई बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं रेजिस्टिविटी लिखते टाइम लिखूंगा एन ई, ई तो कॉमन ले लू अभी भी क्योंकि ई बराबर एच है, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अब इसमें एक और खास बात है, जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली पूरी की पूरी टर्म ये नेग्लेक्ट हो जाएगी, जैसे थोड़ा सा बात करता हूं इस पर, समझ में आएगा तुम्हें, अच्छा भी लगेगा प्रैक्टिकली। सुनने ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पहले एन आई मतलब प्योर की बात हो रही है, एन आई पहले 10⁻⁸ थे, ठीक है, फिर इसमें मैंने एन ई ऐड कर दिए, या ऐसा कह लो कि मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, फॉस्फोरस ऐड कर दिया, या एंटीबनी ऐड कर लिया, कुछ भी बोल सकते हो तुम, वही उस ग्रुप का कोई भी आदमी ऐड कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा वो, तो एन ई बढ़ गए। अब एन ई कितने ज्यादा हो गए, एन ई अब पहले के मुकाबले कितने मल्टीपल बढ़ गए, 10⁻⁴ इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ एन एच कितना हो जाएगा, मैं प्रीवियस वैल्यू भी दे देता हूं थोड़ा सा और समझाने के लिए। एन ई प्रीवियसली प्योर में, इस प्योर में ही एन ई थे मान लो 10⁸ और एन एच भी कितने होंगे 10⁸, ये कैसे पता मुझे, एन आई बराबर एन एच बराबर एन ई, है ना, पेयर पेयर से आते हैं, है ना। तो ये डेटा था अपने पास, अब मुझे बताओ एन ई नए वाले में कितने हो चुके होंगे, 8 थे, 4 12, और ये कितने हो जाएंगे एन एच, सेम प्रपोर्शन में कम होते हैं 10⁻⁴। कभी 10,000 ऐड करके देखना, समझ गए ना, 12 0, कभी 10 लाख रुपए में 1 रुपया ऐड करके देखना क्या वैल्यू इंक्रीमेंट आती है, अच्छा भी लगेगा तुम्हें ऐड करते हुए। ये किसकी बात हो रही है, 1 लाख में 1 रुपया जोड़ने की बात हो रही है, ये कंपैरिजन उससे भी छोटा है, समझ आया, तो ये नेग्लेक्ट हो गया, इसमें क्या ही कर लूंगा मैं इसे ऐड करके, इसका जो कंट्रीब्यूशन है इसका तो ना के बराबर है उसके सामने। ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था ना 11 दिन और 12 साल का क्या ही कंपैरिजन होता है, सिर्फ एक जीरो बढ़ने से हुआ था वो, हाँ मिलियन बिलियन, है ना, तो उसमें एक जीरो से ही कितना बड़ा फैक्टर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पिछले वाला तो नेग्लिजिबल है अगले वाले के सामने, यहां फर्क देखना कितनी जीरो का है,
तो मैं क्या कर लूंगा, इसको ऐड करके, इसके कंट्रीब्यूशन को ऐड करके क्या ही काट लूंगा मैं। तो इसका मतलब इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और मेरा फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई एन ई म्यू ई। आया समझ में कैसे आता है, इसको नेग्लेक्ट करके आता है। और नेग्लेक्ट करना क्या गलत बात है? नहीं, नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, कौन जोड़े इतना सा। ठीक है, अगर मुझे इसको साइंटिफिक फॉर्मेट में भी लिखना पड़ जाए तो 1.0 कितनी जीरो लगानी पड़ेगी सोचो, तब जाके 10 पावर माइनस कुछ लिख पाऊंगा, समझे? माइनस कह रहा हूं, प्लस ही लिखी जाएगी यहां तो 10 पावर। तो इसकी साइंटिफिक फॉर्मेट लिखना भी हाई तो वो बन जाएगी मेरे लिए। तो अब वापस से इस वाले पे आते हैं। इस वाले का बताना फॉर्मूला क्या बनेगा, ये सब कुछ लगा लोगों की बताओ, एक जगह समझा दिया, दूसरी जगह तुम बताओगे। ई एन एच याद आएगा डायरेक्ट, क्या मैंने डायरेक्टली ही तुम्हें डेंसिटी बता दी किस तरीके से इन्फर हो रही है, याद है कोई परेशानी? रेजिस्टिविटी सुन लो, रेजिस्टिविटी। अच्छा अब कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन यही डेटा है, इसी डेटा पे तीनों को कंपेयर कर रहा हूं। इस पे एन आई नहीं लिखा जाएगा, यहां एन आई कितना था 10⁸8, ये 10⁸8 है, ये घटेगा तो रेजिस्टिविटी सोच लो बढ़ेगी, है ना? इसकी बताओ क्या ये एन ई अब 10⁻12 नहीं हो चुका? तो अब इसके हिसाब से आएगी ना रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी घटी हुई आएगी बढ़ी हुई। तो कंडक्टिविटी मैं प्रूव कर रहा हूं, पिछली क्लास में जो तुम मैथमेटिकली नहीं कर पाया मैं, क्योंकि फिजिक्स हम किस किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ग्राफ, थ्योरी, मैथ्स, तीनों तरीके से, तभी मजा आता है ना। फिर इस वाले पे आ जाओ, यहां पे म्यू एच कितने हो जाएंगे 10⁻12, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10⁻4। तो मुझे बताओ यहां पे भी तो रेजिस्टिविटी घटेगी, तो कंडक्टिविटी, इसका मतलब एक्सट्रिंसिक में चाहे एन पे चले जाओ चाहे पी पे चले जाओ, रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए क्लियरली इंट्रिंसिक से फार बेटर है एक्सट्रिंसिक, जस्ट बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज। मैंने पूरी लास्ट क्लास में जो मुझे पढ़ाना था वो कंक्लूड कर लिया है। अब अगर तुम मुझसे एक क्लास में पढ़ना चाहते ये टॉपिक, तो मैं शुरुआत में यही से ही शुरू करता है ये चीजें, और ये मान के चलता कि ये तो तुम खुद समझ लोगे क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं। मोबिलिटी तो थी, और मैंने बता दिया ना, देख यहां कि इलेक्ट्रॉन और होल का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको पॉजिटिव के हिसाब से क्यों इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जा रहा है, बताया मैंने, ये इंफॉर्मेशन दी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया हुआ है, ये लिखा, रिलेट करने का काम तुम्हारा। आप देख लो झेल पाओगे कि नहीं। वही तरीका है। तुम्हें क्या लग रहा है, अगर एक इजी वे आउट होता और जितना टाइम तुम्हें लगता है उसे समझाने का कम टाइम का कोई तरीका होता, तो मैं वही फॉलो ना कर रहा होता? और तुम चूड़े में आ रहे थे, स्कूल में टॉप करा हमने। करा है, मैं मना नहीं कर रहा, और ऐसा नहीं है प्राउड फील नहीं किया, किया भाई, बिल्कुल किया, इसीलिए मैं तेरी बहुत सारी हरकतें झेलता भी हूं, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं तो प्राउड फील कराता है तू, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, मेरी एक्सपेक्टेशन पे खेलना शुरू कर दिया, वो वाला लेवल नहीं आया। बट अब तो सही ट्रैक पे है। जब जिस इंसान को ऐसा फील होने लग जाए यार मैं अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहा हूं और तेज दौड़ना शुरू करता है, नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। काश 11th में पहली क्लास से होता, नहीं हो पाता होगा, है ना। एक टाइम पे ये वाले टारगेट छोटे हो जाएंगे और फिर और बड़े टारगेट आ जाएंगे, फिर तुझे लगेगा मुझे एक दिन में इतना करना चाहिए। और ऐसे ही बनते हैं वो वाले इंसान के जो सामने वाला 12 घंटे में पढ़ रहे हो, तुम आधे घंटे में पढ़ के निकल जा रहे हो। प्रैक्टिस, घिसना पड़ता है ना, कोई चीज को शार्प करना पड़ता है, रेती से घिसना पड़ता है, ऐसी बुद्धि अक्षरों से घिसनी पड़ती है। वो बेंच पे घिसने लग गया। अब वहां पे कागज रख, वो अट्रैक्ट होंगे। खैर यहां तक मैं सारी बातें करा चुका, कुछ कुछ सवाल हो जाए अब, क्योंकि ये टॉपिक दोबारा शायद मुश्किल ही उठाऊं मैं। तो जैसे एक सवाल बनाते हैं, सवाल बनाया मैंने, मान लो मैं इंप्योरिटी मैच करने वाला हूं या इंप्योरिटी मिक्स करने वाला हूं, और ये है 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप कितना है, या फिर ये मान लो कि मैं इस एनर्जी लेवल को ही 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल बोल रहा हूं, तो ये वाला इससे तो ज्यादा ही होगा, 5 से तो ज्यादा ही होगा, 5.2 5 कुछ 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 तो होगा, उससे तो ज्यादा ही होगा, है ना। और ये अगर एक डिफरेंट बैंड के बाहर डिफरेंट एनर्जी लेवल आ चुका है, इसका मतलब तुमने दूसरा एटम देखना चालू कर दिया है, तभी वो पॉसिबल है, वरना ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉरबिडन एरिया है, यहां पे सिर्फ तभी आएगा जब दूसरा कोई लेवल आएगा, ठीक है। ये मैंने किया, तो मुझसे पूछा गया कि एक काम करो, मुझे बताओ
कि इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, एट व्हाट टेम्परेचर दिस विल हैपन। क्या होने वाला है, दिस हैपन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए, इलेक्ट्रॉन गोज टू कंडक्शन बैंड। किस टेम्परेचर पे यहां वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पाया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहां से यहां ले जाने में अगर मुझे फोटोन फेंकने हो, फोटोन की एक बीम फेंकनी हो, तो वो किस एनर्जी की होनी या किस वेवलेंथ की होनी चाहिए, नहीं पता। एक काम करो, मैं सारी बातें खत्म करके ना आसान कर देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे 2-3 थ्योरी और लगेगी तुम्हारी, फिर मतलब इसको बोल दो 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस ही 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इक्वस टू के टी, टी बराबर ई कितना है 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 5 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय के, मतलब 3.38 इंटू 1.38 सॉरी, इंटू एक बार फिर भी इसकी वैल्यू देख लेना थोड़ी सी, 10⁻23। अच्छा, अब तुम टेम्परेचर निकालने वाले हो केल्विन में, कृपया करके इसको कन्वर्ट कर लेना किस में, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, जूल है ना, और अब टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। सही बात है। तो 19 और 3 कितने हो गए, नीचे 23 है ऊपर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो टेम्परेचर ऐसे ही कुछ लगभग नॉर्मल आ जाएगा 70-80। 0 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि फर्मी लेवल से ऊपर की बातें तभी होती हैं, या फिर कोई भी मेरा शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन तभी ये कंडक्शन बैंड में पहुंचता है जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट कैसे करोगे, और बस ई बराबर एच सी बाय लैम्डा। अब कौन कह रहा है सेमीकंडक्टर से पहले पढ़ने के लिए मॉडर्न फिजिक्स नहीं चाहिए, क्यों क्यों नहीं चाहिए मॉडर्न फिजिक्स, हाँ वो नहीं होगा अभी, उसमें तो मेरी बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हें। नहीं 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 नहीं, चीजें पूरी थी कहीं ना कहीं, वो फिर और भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, अभी लेटेस्ट थ्योरी तुम्हें पूरी नहीं पता, वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, टेंशन मतलब। तो तुम अभी तो बोल सकते हो कि मुझे चीजें पूरी नहीं पता थी, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है, जैसे तुमने कभी सुना हो अल्मा मैटर, सुना है क्या होता है, मिट्टी का एक सैंपल होता है, उसमें अल्मा मैटर वगैरह पे रिसर्च होती है, ऐसा कुछ करके। छोड़ो रहने दो, यहाँ हो तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ऐसा तो फालतू बातें बहुत है मेरे पास पढ़ाई के लिए भी। तो लेमडा किसके बराबर आ जाएगा, एचसी को मैं डायरेक्टली किस में रखूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में खेल चल रहा है, हाँ 12/400 रख दूंगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी डायरेक्टली वेवलेंथ। और एनर्जी कितनी है 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 × 10⁻³ तो ये जो आएगा ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। कर लो, सुलझा लो, सोल्व आ गया आंसर, हो गया, कोई परेशानी, ठीक है। और जैसे मान लो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन पेयर कंसंट्रेशन मान लो है मेरी 10⁻⁷ पर मीटर क्यूब, या 3 × 10⁻⁷ पर मीटर क्यूब, ठीक है। वैसे ही पर मीटर क्यूब में डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको तुम ऐसे भी डिफाइन कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंसंट्रेशन है ना। और कंसंट्रेशन ना भी लिखो तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, किसमें, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी में इलेक्ट्रॉन होल पेयर इतने जनरेट हो गए, है ना। अब वो सिलिकॉन दे सकता है, यहाँ पे जर्मेनियम दे सकता है, किसी भी चीज का नाम यूज कर सकता है, मुझे नाम से क्या है, सेमीकंडक्टर एज लॉन्ग एज इट इज इंट्रिंसिक, मैं समझ गया कि उसने इलेक्ट्रॉन होल पेयर मुझे दे दिया, मतलब मुझे क्या पता है, एनआई पता है, क्या पता है, एनआई पता है। अब वो कह रहा है कि मुझे फिलहाल जो रो पता है वो पता है, मान लो 1.3 × 10⁸ ये रो है, ये किसमें आता है, ओम मीटर, ठीक है। इंट्रिंसिक का ही है ये। अब मैंने इसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी, इंप्योरिटी ऐड करने के लिए मैंने मान लो इसमें एंटीमनी ऐड कर दिया, और एंटीमनी के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और डोपिंग है एक एंटीमनी एटम के, एक एंटीमनी एटम के कोरस्पॉन्डिंग 10⁻⁷ इंट्रिंसिक के एटम। अगेन वो यहां सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ भी दे सकता है,
तो तुम्हें बतानी है फाइंड हाउ रो चेंजेस या हाउ मच रो चेंजेस। बोलो। एन आई गिवन है कितना, इतना, पिछले वाला रो गिवन है इतना, क्या निकाल लेंगे? हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म। तो इसमें एक और चीज देना पसंद करूंगा मैं, म्यू ई तुम लिख लो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब समझ रहा हूं, ध्यान से समझना, ऐसे कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, तुम्हारे सामने अभी बनाया रैंडमली। तो इसका मतलब जब मैं सवाल लिख रहा था तो साथ के साथ मैं सोच सोच के वो लिख रहा था जो मैं सॉल्यूशन में सोल्व कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यही पॉसिबिलिटी है, तो मैंने कुछ चीजें छुपा ली, कुछ चीजें दे दी, ठीक है। तो एन आई 3 × 10⁻⁷ है, रो 1.3 × 10⁸ है। मुझे एक फॉर्मूला आता है एन ई एन एच, एन आई स्क्वायर। इंट्रिंसिक के लिए दोनों बराबर होते हैं, तो मुझे प्रीवियस डेटा के हिसाब से ये तीनों ही इतने गिवन हैं। मुझे बताओ एक 10⁻⁷ इंट्रिंसिक एटम के लिए मेरे पास एंटीमनी का कितना एटम है? एक, और उससे कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? दो, दो ही मिला बाबा। हाँ। अब ये बन चुका है एक्सट्रिंसिक क्योंकि इंप्योरिटी आ चुकी है, तो अब इक्वेशन ये लगेगी, यहां एन आई स्क्वायर कितना लिखा जाएगा? 3 × 10⁻⁷ का स्क्वायर। पुराने वाला एन ई कितना है? 3 इंटू, क्यों? तो मुझे बताओ होल्स में कितना बदलाव आएगा? उतने कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन प्रीवियसली कितने थे वो नहीं पता। 3 × 10⁻⁷ ये तो पहले थे, तो यहां पुराने वाला इसलिए यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब दोनों की वैल्यू बदली जाएगी, है ना। तो मुझे लगता है एक और चीज मुझे देनी चाहिए, अब किसी एक की तो मुझे कंसेंट्रेशन तुम्हें देनी पड़ेगी, है ना। देखो यहां से देखते हैं कुछ हो सकता है। 10⁻⁷ के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर ये 10⁻⁷ क्या मान लू मैं? एन आई मान लू, मान लिया। क्योंकि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, तो वो इसी की वैल्यू के बराबर आएगा 10⁻⁷। यहां से मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर 10⁻⁷ से 2 आते हैं तो 3 × 10⁻⁷ से कितने आएंगे? इंटू 3, 6 आगे, तो 6 आगे। तो अब निकल सकता है ये माजरा। तो कितना हो गया? 6। और NH कितना हो जाएगा? 6 गुना कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको ना 10⁻⁷ का स्क्वायर है ना, तो 9 × 10⁻14 हो गया, 9 × 10⁻14 आ गया, और NH बटा 6 आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल बना दिया पर कोई नहीं, चलो गलती से बढ़िया सवाल बन गया। अब मैं म्यू एच भी देने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ेगी, अब म्यू एच नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा। समझना, अगर मैं यहाँ पे इसको 10⁻15 लिख देता, है ना, या फिर ये मान लो यहाँ पे 10⁻4 लिख देता, तो 10⁻4 लिखने पे अब मैं होल्स को नेग्लेक्ट कर पाता, किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? अभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बटा 6 और इंटू 6 है ना। तो होल से इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है? हद से 36 गुना ज्यादा, हद से, ठीक है। यही हो सकता है, तो मुझे म्यूएच भी देना पड़ेगा। म्यूएच ले लो 3 × 10⁻4, ये गिवन है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल बढ़िया सवाल बन गया। अब मुझे बताओ फिलहाल इस मोमेंट क्या आ जाएगा? रो 1/, सोल्व करना शुरू करते हैं। यहां क्या लिखा जाएगा? एन ई तो बाहर ले लेते हैं, है ना, दोनों का चार्ज। अंदर क्या बचेगा? एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ई 1.6 × 10⁻⁻19, एन ई अब कितना आ जाएगा? नया एन ई इंटू 6 आ जाएगा।
अरे NH तो बटा 6 है, Ne क्या आएगा इंटू 6। डोपिंग के बाद मोबिलिटी एक पार्टिकल की कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल तो चेंज आ सकता है ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। क्यों होगी चेंज? क्योंकि वीडी बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और मेरी मोबिलिटी वीडी के ऊपर डिपेंड करती है। वीडी तो कोलिजन से हो के आता है ना। डेरिवेशन देखी होगी ना वीडी की कभी जिंदगी में, 3 क्लास याद आया? हाँ और वो आती कैसी है? बहुत सारी nth इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ती है, जिसमें एक का समेशन 0 हो जाता है एक साइड का। हाँ क्या अभी डिस्कस करेंगे, एक बार पहले सवाल करो, है ना। करते हैं उसके भी डिस्कस, जहां दिक्कत आई है फिर चलेंगे तो ही वहां पे भी। अब मुझे ये बताओ Ne और NH में क्या रिलेशन है? कोई एक दूसरे का 6 गुना है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास NH को N इंटू NH है ना, तो Ne डिवाइडेड बाय 6 लिख लो। तो अंदर क्या बचेगा? अब Ne कॉमन आ चुका है, ले लो ये भी कॉमन, Ne भी। अंदर क्या बचा? म्यू ई म्यू एच बाई 6। इन सब की वैल्यू रखो, ये निकाल लो। ये थी 2, ये थी 1, और उसने चेंज पूछा है, तो चेंज तो ऑब्वियसली ये आएगा ना, माइनस। अरे चेंज चेंज ऐसे ही निकालते, कितने गुना हो गई है अब। मुझे बताओ, मैं डेंसिटी इसलिए कर भाई 2 ग्राम डेंसिटी बढ़ा, अबे ऐसे थोड़ी ना होता है, कितने मल्टीपल आई है डेंसिटी, उससे ही तो निकालोगे ना। मैंने जब पढ़ाने की शुरुआत की थी, चेंज वो चेंज भूल जाओ, इस चैप्टर के हिसाब से देखो ना, कंटेक्स्ट ये चल रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर तो तुम्हारे स्लो होने का यही है, रिजिड बहुत हो तुम, एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाते चीजों को। यहां चेंज का मतलब चैप्टर में क्या पढ़ाया मैंने, कि अगर मैं डेंसिटी चेंज करता हूं, सेमीकंडक्टर में क्या ब्यूटी है, इट इज हाँ, यहाँ पे रेजिस्टिविटी चेंज की जा सकती है, मतलब रेजिस्टेंस कंट्रोल की जा सकती है। और कंट्रोल करके क्या करता हूं, 5 ओम से 6 ओम करूंगा, तो मल्टीपल में करेंगे ना। हम्म 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 10⁻7 के रेशियो से कोई घटना बढ़ना नहीं हुआ यहाँ पे। इसने बोला है 2:10⁻7, इस हिसाब से डोपिंग हुई है। ये डोपिंग फॉर्मेट है तुम्हारा, कि अगर उसके 10⁻7 एटम है सिलिकॉन के, 21 के कितने एटम होंगे? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 10⁻7 के कोरस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इतने एटम या इतने इलेक्ट्रॉन पेयर बराबरी के आएंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फालतू आएगा। आई बात समझ में? तो इस वाले के लिए कितना इलेक्ट्रॉन फालतू आएगा है, तो बस वही यूज कर लिया मैंने। नहीं नहीं, ये तो मैं किसी ने भी रखती, ये तो डोपिंग है मेरे हाथ में। वो अगर 10⁻15 भी होता, तो मैं यहाँ पे 10⁻7/1 खेल सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हाँ, वो 10 समथिंग कुछ आ जाता। जैसे मैं एक और सवाल इसी पे बना देता हूँ, डेटा थोड़ा प्रैक्टिकल लेके। हाँ, जो मुझे पहले देना चाहिए था, बाद में इस सवाल पे आना चाहिए था, बट कोई नहीं, बना रहे तो अच्छा सवाल बन गया, प्रैक्टिकल सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तुम्हारी एक सवाल से ही। अब अगर मैं डेटा ऐसे ले लेता कि यहाँ पे मैं बोल देता कि ये आया तुम्हारा, ऐसे मान लो कि 5 × 10⁻20 मान लो, या 21 मान लो, डेटा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 2:7 है, तो अगर मैं इस 10⁻7 को 5 × 10⁻21 कर दूं, तो इधर 10, इस 5 की वजह से 10, और इस 21 की वजह से क्या आ जाएगा? कितना? ये आ जाता। अब इतने अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, इतने ही एच घटेंगे, तो क्लियरली अब मैं ये टर्म नेग्लेक्ट कर पाता इस डेटा के लिए। अब फिर डायरेक्टली ही आंसर सिर्फ इस वाली से आता, क्योंकि इसमें इतना छोटा वैल्यू ऐड करने की कोई मीनिंग नहीं रह जाता। हो गया सब क्लियरली? आगे समझ। अब यहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा रेशो से बढ़ जाती,
यहां पे जो डेंसिटी बढ़ेगी वो उतने ज्यादा रेशो में नहीं बढ़ेगी। हाँ क्लियरली ये जो डेंसिटी आएगी इससे तो बड़ी आएगी, बट ऐसे नहीं 10 गुना बड़ी आ जाए या 5 गुना बड़ी आ जाए, मे बी 1.3 टाइम्स ज्यादा आ जाए, ठीक है। लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आती, जैसे 10 पावर 4 टाइम्स बढ़ गई या 100 गुना बढ़ गई या 1000 गुना बढ़ गई, फिर ऐसा डेटा आता, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? पक्का? ठीक ठाक सा सवाल हो गया। इसी के अंदर हमने 2-3 चीजें देख ली। मान लो मैं एक और सवाल अगर ऐसे क्रिएट कर दूं कि मेरे पास कोई तो तार है, उसमें ये वाली दूरी तुम्हें दी हुई है 5 मिलीमीटर, ठीक है। और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जिससे चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसमें तुम्हें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ होल्स मान लो इसने दे दिए 2 इंटू 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए 5 इंटू 10 ये दे दिया उसने, ठीक है। अब वो तुमसे दो चीजें पूछ रहा है, एक तो करंट निकाल दो, दूसरा जब पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई भी चार्ज कैरियर पहुंचेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो एट बी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। ये दो सवाल है, दो पार्ट है, एक ही सवाल है। हम्म क्यों क्यों नहीं कर सकते? हाँ लेंथ को नेगेटिव 5 mm इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम्म हम्म अब म्यू ही नहीं है मेरे पास, है ना। अच्छा ध्यान से देखना, एक एक यहाँ पे एक और डेटा दे देता हूं, वी इनिशियल चार्ज कैरियर का वी इनिशियल उसने दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया उसने, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, म्यू ही नहीं गिवन, म्यू एच नहीं गिवन, लेकिन नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं चीजों को। अगर मैं तुमसे बोलूं कि म्यू ही आया कहां से था, मोबिलिटी होती ही क्या है? मोबिलिटी होती है, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन नहीं है, बट वीडी गिवन है। और ये चार्ज कैरियर की ही देख लो, वो इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा है तो वो चार्ज कैरियर की भी पूछ लेगा, यहां पे अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों की बराबर होगी, ठीक है। तो ई कहां से आ जाएगा, ध्यान से देखो, इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में 5 को क्या लिख देंगे, 5 इंटू 10⁻⁴। तो 5 से 5 कट गया 10⁻⁴, ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में लिखा जा सकता है क्या? नहीं, कैलकुलेशन गंदी हो सकती है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जूल में। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो 10⁻⁻19 यहाँ आ गया और 1.6 यहाँ आ गया, तो कितना आ गया, 19 और 4 -15, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, mm था ना मीटर में। तो अब यही किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि वीडी अलग अलग तो दिए नहीं उसने, है ना। तो म्यू एच क्या आना चाहिए, 19 और 4 क्या, mm है ना, तो सेंटीमीटर मीटर टाइम्स, हाँ 3 आएगा ना। एक काम करो ना, इसको एक काम करते हैं इसको, नहीं 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 नहीं, इसको माइक्रोमीटर मान लेते हैं, थोड़ा सा डेटा सही हो जाएगा। तो अब 10⁻⁻6 हो जाएगा, अब ये 10⁻+6 हो जाएगा, और ये भी -15 की बजाय कितना आ जाएगा, -13।
ठीक है। म्यू इसके बराबर है और म्यू एच भी बराबर आ गया। तो अब आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, वी डी दोनों का सेम है और करंट किसकी वजह से आएगा, एन एच ए वी डी। ए और वी डी तो सेम है, कॉमन आ गया, अंदर एन ई प्लस एन एच और बच जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करोगे एक ही टर्म्स में आंसर आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करोगे तो, क्योंकि क्लियरली क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहा है, चेंज नहीं हुआ है, तो वो तो मैं अपने मर्जी से कांस्टेंट मानूंगा। अगर वेरी करता तो वो बोलता है वेरी कर रहा है क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं कर रहा, तो मेरा आंसर क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूं, सवाल समझा दिया मैंने होना कैसे है। ठीक है। अब वेलोसिटी बी टर्मिनल पे निकालनी है, दो तरीके हैं उसको निकालने के, दोनों तरीके एक बार डिस्कस कर लेता हूं। बोल क्या? हाँ, नहीं पूरे में कहा, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाँ हाँ, वी फाइनल बराबर मतलब कैसे? हाँ 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 यही गलत है, यहाँ गलत हो चुका है, बता दिया, आगे बोलते रहे। कुछ भी हो पर ये गलत है, फोटो भेज ले, गलत है, उससे सही थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ 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 अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ इन सब कहानी को काटने के लिए, मुझे समझ में आ गया तो कहा कहना चाह रहा हूँ, तुझे दिक्कत का है, उसी दिक्कत का एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो पॉइंट के बीच का कितना होगा, 5? नहीं, तो यहां फोर्स फैक्टर अलग नहीं हो जाएगा चाचा? तो फोटो भेजने से वो सही हो जाएगा जो तू बोल रहा है, गलत तो गलत ही है। कोलिजन 10 जगह से होगा, वो ये कह रहा है, वो पता है उसका उसका जो तू, मुझे लग रहा है तू गलत समझ रहा है, वो ये कह रहा है कि इस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी चार्जेस होंगे उनकी वेलोसिटी सेम होगी, पूरी तार में हर जगह वेलोसिटी सेम नहीं होगी। हाँ, एक जगह और एक इलेक्ट्रॉन, पोजीशन फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ। अच्छा, एक ही इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, तो वो तो पूरा ही गलत है फिर। तो उसने एक समझाने के थॉट प्रोसेस दिया ना, एक तरीका दिया है, जैसे मैंने कहा है होल को पॉजिटिव मान लो, तो मैंने उसके पीछे की कहानी बताई है ना, तो मैं उसके पीछे की कहानी ना बताऊं और सिर्फ ये बता दूं कि होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सी मेरी बात गलत होगी? समझा? मैं एक फाइनल सॉल्यूशन तुम्हें सही आंसर बता दूं और वो किस किस सिचुएशन से आंसर सही हुआ है वो ना बताऊं, तो सिचुएशन चेंज होने पे वो आंसर गलत हो जाएगा और तुम्हें पता नहीं लगेगा वो आंसर गलत हो चुका है। अच्छा, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी उसका एक्सप्रेशन आया था ई टाउ बाय, मुझे बता, ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता, ये फिक्स रख दिया हमने। ये फिक्स क्यों हुआ है? क्योंकि डेल्टा वी और एल दोनों ही फिक्स है, डेल्टा वी और एल दोनों ही फिक्स है। समझ में आता है? टाउ जो मटेरियल, ये मटेरियल के ऊपर फिक्स होता है। अब यही इस में अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात बोलूं, किसके लिए? या एक चार्ज कैरियर के लिए या एक पॉजिट्रॉन के लिए, समझ आया? मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन जैसे ही, मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। दूसरा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? वी बाई डी। मैं कह रहा हूं ये डी बदल के तो देखो, समझा? अब यहां कोई तो वेलोसिटी होगी, यहां कोई तो वेलोसिटी होगी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 से मान के चल रहे थे हम, वीडी माइनस 0 वीडी, इस लेंथ के लिए फिक्स। मैं यही एक वीडी डिफाइन कर दिया क्योंकि पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है वो। क्लियरली जब तूने अपनी डेरिवेशन में यहां 0 माना
तो यहां तो जीरो नहीं आया ना तेरा। तो क्लियरली जब मैंने अपने एग्जांपल में यहां एक वैल्यू मान ली तो यहां सेम वैल्यू तो नहीं आ सकती। अगर तू कह रहा है कि सर यहां पे भी और यहां पे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रह गई तो मैं निकालूंगा क्या, साला जीरो नहीं आ गया चेंज इन वेलोसिटी फिर। इसकी डेरिवेशन तूने कभी नहीं भाई साहब, 3 क्लास लिया तुमने, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 क्लास लिया। तो तुझे समझ के नहीं आ रहा जो मैं कहना चाह रहा हूं। उसने, मैं कह रहा हूं अब मुझे लग रहा है कि उसने सही लिखा हुआ है तो उसकी सिचुएशन सही तरीके से समझ नहीं पाया। हाँ हाँ तो वो अधूरी याद है ना, और अगर वो पूरी याद है तो भाई वो गलत है। सिंपल सी मैं तो प्रूव करवा रहा हूँ। फिर भी कमी रह गई है। कोई नहीं, तू रिजिड रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर तो यहाँ पे ये तो नहीं बहस सकता कि सर दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है। ये तो कह ही नहीं सकता ना दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है। तो क्लियरली अगर यहाँ पे कोई वेलोसिटी ये गिवन है तो यहाँ पे वेलोसिटी बदल जाएगी, क्लियरली बदलेगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट कब थी? जब मैंने दो लोकेशन फिक्स करी थी, इनिशियली जीरो माना था। दो लोकेशन फिक्स करी थी और इनिशियली जीरो माना था, और इनिशियल एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं थी। इनिशियली सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, यही तो दुख है मेरा कि किसी चीज में तुम एक जन्म का टाइम लेते हो और फिर उसमें फिर से कोई ना कोई कंफ्यूजन ले ही आते हो। पता नहीं कैसा टैलेंट है। हाँ तो इसीलिए तो होता है ना कि तुम जब एक चीज पे तुमने महारत हासिल नहीं की है और दूसरी पे महारत हासिल करने के लिए जंप कर गए तो पहले वाली भी खोदोगे, अगले वाली तो कंफ्यूजन लगेगी। खैर, फालतू के 10 मिनट खराब करने के बाद वापस यहां आते हुए, अब दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका यह है सिंपली कि मैं तुम्हारे सामने लिखूं v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस 2as। s देने वाले ने दिया है 5 माइक्रोमीटर, एक्सेलेरेशन e बाय m, दो तो दो है ही, और ये कितना है 5 गुणा में 10 की घात 6, क्लियरली निकल जाएगा। e क्या मैं निकाल चुका हूं? जी हाँ, इस e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 है। कैलकुलेट करवाऊं या हो जाएगा? अब आगे भी फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा तरीका एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। और जो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस माना है तो पक्की बात है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस के हिसाब से यहां 5 और यहां 0 है। ठीक है तो यहां का हाफ m v इनिशियल स्क्वायर मेरे पास है और प्लस 5 है, बराबर हाफ m v फाइनल स्क्वायर प्लस 0 है ना। तो अब मुझे बताओ 5 तो उधर पहुंच चुका है और ये हाफ m कॉमन आ चुका है, तो v इनिशियल ये माइनस है ना, तो एक काम करो उसको अगर प्लस लिख रहा हूं तो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल स्क्वायर। क्या मुझे इनिशियल की वैल्यू पता है? हाँ, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 पता है, सबको उधर भेजो, v फाइनल निकल गया रूट लेके। बताओ कोई दिक्कत? दो तरीके किसी से भी कर लो, समझ आया? तो अब मैंने तुम्हें एक ऐसी वैरायटी दिखा दी है कुछ कुछ सवाल की, अब तुम्हें मेंस के सवाल आसान लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया क्लियरली एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वगैरह, और ये एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एन टाइप। पी टाइप का मतलब ये नहीं होता इस पे पॉजिटिव चार्ज, एन टाइप का मतलब ये नहीं होता उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्क आता है वो किसकी वजह से आता है? चार्ज कैरियर की वजह से फर्क आता है। चार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मेजोरिटी और माइनॉरिटी हो जाते हैं। यहीं पे एक और वर्ड सिखा देता हूं मैं तुम्हें। जैसे अगर मैं कोई, यहाँ पे तो वही लिखा ही नहीं है, वो तो पिछली क्लास की बात है। खैर, मान लो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप लिया, तो एन टाइप में डोपिंग किसकी होती है? 14th वालों की होती है। अगर 14th वालों की डोपिंग हो रही है, सॉरी 14 तो खुद हुआ है ना सेमीकंडक्टर, तो 15th वाले की डोपिंग होती है, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू आता है एक एटम के बदले। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का नाम आज के दिन पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नाम क्या पड़ेगा? होल्स। और नंबर ऑफ होल्स आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये सब प्रूव कर चुके हैं मैंने? इनटू सॉरी ni स्क्वायर इक्वल्स टू ne इनटू nh से। ठीक है अगली बात ये कि अगर मैं पी टाइप पढ़ूं तो पी टाइप में भी वो है तो न्यूट्रल ही आज भी, बट अब होल ज्यादा हो गए, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का नाम पड़ेगा नंबर ऑफ होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नाम पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑलवेज क्या होते हैं? मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी के अमाउंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होते हैं, उनको ऐड नहीं करते रेजिस्टिविटी में। क्यों? क्योंकि वो कोई एडिशन करने के बाद भी कितने का फर्क आएगा? 0.00000 इतना सा फर्क आएगा। ठीक है, तो हम वैसे भी ऐड नहीं करते, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो ये सारी कहानी थी हमारी सेमीकंडक्टर की। अब हम पढ़ेंगे जंक्शन। पी टाइप पता है,
एन टाइप सेमीकंडक्टर पता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो पीएन जंक्शन बन जाता है। तो पहले कैसी कर लो एक बार सारी चीजें। ये मान लो मैंने जोड़ दिया पी टाइप, ये जोड़ दिया एन टाइप। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर, हूं बताया इसका आंसर मैंने पूछा इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रोज ही खोए रहते हो तुम। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अच्छा, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? जीरो तो नहीं होंगे, होंगे तो इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अब यहां पे कुछ गेम खेलेंगे, खुद ही खेलते हैं, कोई नहीं खिलवाता है ना। हाँ, ऐसे वाला गेम नहीं होता, एक गेम बजने वाला भी होता है। तो ये गेम खेलेंगे, एक खेल होगा इनका। अब वो खेल कैसे होगा समझना। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो एक चीज होगी जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ऊपर हम 11th क्लास में फिजिक्स का एक चैप्टर आया, उसमें बात करेंगे अच्छे से। व्हाट डिफ्यूजन मींस, बेसिकली ये होता है जब प्रेशर डिफरेंस की वजह से चीजें मूव नहीं करती तो डिफ्यूजन की वजह से मूव करती है। डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चीजें जाती है, तो डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग कर देता है। हाँ, जैसे आरो है ना। तो डेल्टा पी होता है बड़े फैक्टर के लिए, डिफ्यूजन हमेशा होता रहता है, डिफ्यूजन हमेशा होता है, बट जब तक प्रेशर डिफरेंस रहेगा डिफ्यूजन ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, और जब प्रेशर डिफरेंस जीरो हो जाएगा उसके बाद डिफ्यूजन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन कहां से कहां होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मुझे बताओ इस हिस्से में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? इस हिस्से में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? तो डिफ्यूज होंगे, होल्स इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन खुद होंगे, क्योंकि डिफ्यूजन खुद है, होता है, अपने आप होता है। तो यहां पे होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेशन सो दैट कंसंट्रेशन कैन बिकम इक्वल, ठीक है। तो अब ऐसा होगा, इसी में डायग्राम में दिखा देता हूं। यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर कूदी मार गया, ये वाला होल इधर कूदी मार गया। तो अब यहां क्या आ चुका है? इलेक्ट्रॉन। और अब यहां क्या आ चुका है? यहां क्या आ चुका है? यहां क्या आ चुका है? ठीक है। हो गई डिफ्यूजन। अभी चल रही होगी डिफ्यूजन, चलते रहने दो। अब डिफ्यूजन होने के बाद ये होल्स तो फैले पड़े, इलेक्ट्रॉन ज्यादातर है इधर, यहां पे ज्यादातर होल्स है, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। बट डिफ्यूजन के कारण अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, एक नहीं मान लो, दो मान लो, दो इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं और यहां दो होल्स आ चुके हैं। मैं गिनती के हिसाब से चीजें रख रहा हूं क्योंकि वेरिएबल में तुम्हें चीजें नहीं समझ में आती है। बाकी असलियत में डेटा किस टाइप का होगा कि 10⁵, 10⁻6 ऐसे इंटरमिक्सिंग हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं छोटे से एलिमेंट में। तो 10⁻6, 10⁻5 वगैरह वाली यूनिट चीजों को मैं क्या लिख रहा हूं? एक दो में कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। अब ध्यान से सुनना। ये होल्स क्या पॉजिटिव चार्ज जैसे नहीं होते, और ये इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज जैसे नहीं होते? जब ऐसा हो जाता है तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो जाता? तो यहां पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? एन से पी। नहीं आ रहा समझ कुछ? कैसे? इलेक्ट्रॉन से होल की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मिनट, मैंने शायद एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। उससे पहले जो तीन बातों में तूने गोली मारी है उसको रिवाइज कर ले एक बार। डिफ्यूजन हुआ, हो रहा है अभी भी। जब डिफ्यूजन हुआ तो होल यहां आ गए, इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ठीक है। मुझे बता ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? न्यूट्रल है। ये आदमी, ये बक्सा क्या था डिफ्यूजन से पहले? न्यूट्रल। ये आदमी डिफ्यूजन से पहले कैसा था? न्यूट्रल। इधर कुछ होल फालतू आ गए हैं, न्यूट्रल था, अब ये हिस्सा कैसा हो गया? पॉजिटिव। लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो उधर तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। होगी बात अब क्लियर? पक्का? ठीक है।
अब तो तुम पक्का एक बार वो तरीके से पढ़ना मैथ, जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं। हाँ, वही उसे एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। तुम एक टाइम पे कितनी बातें सोच रहे हो फोकस होके, उसी दायरे में रहते हुए, और तुम्हें मेरी बातें कितनी एक्टिवली रिकॉल हो पा रही है जब मैं नेक्स्ट चीज पढ़ा रहा हूं, पिछले वाली कितनी एक्टिवली रिकॉल हो पा रही है। तो इनकी वजह से चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल थे। ये पहले से जब न्यूट्रल थे तो इस इलाके ने, ये ओवरऑल न्यूट्रल था, और इस इलाके ने क्या बोल दिया कि मेरे तो इलेक्ट्रॉन खो गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव। बेशक तुम्हें दिख इलेक्ट्रॉन रहे हैं, क्योंकि अभी भी तुम आंखों से ही देख रहे हो, बुद्धि से तुमने अभी भी नहीं देखना सीखा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, और ये कैसा चार्ज हो जाएगा? अब बताना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगा? एन से पी। मेरी ये लाइन लिखते ही दर्द हुआ है तुम्हें, एन से पी नेगेटिव से पॉजिटिव। आप समझ आए? इस एन का मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं था, ठीक है। इससे तो मुझे फील हो रहा है मैं तुम्हें गलत ही पढ़ाया, तुम जल्दी सीख जाते। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, किसका? एन टाइप पी टाइप यही होता है, नाम रखा है। एन मतलब नेगेटिव नहीं है वहां, बस एन टाइप नाम है, हर नाम का मीनिंग नहीं होता है ना। हाँ, हर नाम का मीनिंग, जैसे अल्फा का क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं, अल्फा का रखा है हमने, उसका नाम अल्फा, अल्फा अल्फा होता है। क्या होता है? नाम है, ठीक है। जैसे ए क्या होता है? ए फॉर एप्पल तो हो सकता है, बट ए इटसेल्फ क्या है? नाम है अल्फाबेट का ए। नाम बस एक आवाज होता है, ठीक है। अब वो आवाज कॉन्सोनेंट और वोवेल और उनका मिक्सचर हो सकती है। अब आया समझ में नाम क्या होता है? कहां तक पढ़ लेते हो तुम मेरे से, है? वो तो तुमने निकाल रखा है ना, नाम में कुछ नहीं रखा भाई साहब, कर्मों में है जो है। क्या भाई, ये कहां कौन से गिन रहा है? खैर जो भी है, तुम यहां ध्यान दो, इससे पहले मैं उधर उल्टी सीधी बातें करने लग जाऊं, यहां ध्यान दो। तो अब मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये होल एंटर करेगा तो ये कहां ड्रिफ्ट होगा? हाँ, वापस इधर आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर गया तो ये कहां ड्रिफ्ट होगा? वापस इधर आ जाएगा। अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा डिफ्यूजन रुक जाएगी? किसने रोकी वो डिफ्यूजन? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कोई दूरी ट्रेवल करता है तो क्या बन जाता है? पोटेंशियल। तो इसका मतलब यहां क्या जनरेट हो चुकी है? एक पोटेंशियल, जो इसको इधर से इधर नहीं आने दे रही। तो इस पोटेंशियल की वजह से अब डिफ्यूजन रुकी है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। आया समझ? ठीक है। बैरियर अपोजेस फर्दर डिफ्यूजन, ठीक है। कोई परेशानी? अब ये रुक गया और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया और अब डिफ्यूजन आ गया, तो अब और फर्दर इंटरमिक्सिंग नहीं होगी चार्ज कैरियर की। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक छोटी सी बात हो रही है यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर थे, इनको किसने रोका? इनको तो नहीं रोका किसी ने। तो मुझे भी बताओ, अगर गलती से इधर होल एंटर कर गया, ये वाला होल एंटर कर गया गलती से, तो वो तो उधर पहुंच जाएगा। तो ये पोटेंशियल बैरियर सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर के लिए, माइनॉरिटी के लिए नहीं। समझ आया? ओनली एप्लीकेबल टू, हाँ, बहुत छोटे अमाउंट की, ना के बराबर, क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में हो रही है। तो ओनली एप्लीकेबल टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। मैं ये भी बताऊंगा डिटेल में डिफ्यूजन रुकी क्यों, सब पढ़ेंगे। हाँ, कौन सा करंट भगा दिया मैंने इसमें? हाँ, हाँ, मुझे मुझे सिर्फ इतना सा बता, ये ऑल तो पहले से ही था इसमें, ऑलरेडी था। मुझे बता, एन टाइप और पी टाइप इंट्रिंसिक नहीं होते, प्योर नहीं होते। तो इसमें जो भी तुम्हें चार्ज कैरियर दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और पेयर वाले नहीं है। यहां जो होल जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन और पेयर वाला नहीं है, लेकिन ये जो होल है ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन वाला, है ना। तो ये वाले होल के कोरस्पोंडिंग यहां अगर ये एंटर कर जाता है तो इसको कोई नहीं रोकेगा। और अगर अभी तुम्हें मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं कि डिफ्यूजन रुकी क्यों, उससे सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे तुम्हारे, एक बार पढ़ाने तो दो, ठीक है। तो आप देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है।
डिफ्यूजन रुकी क्यों? तो अब यहाँ पे दो टाइप के करंट बन सकते हैं, सुनना। एक करंट कैसा बनेगा, अलग से डायग्राम भी बना के दिखाता हूं। पोटेंशियल बैरियर कैसे बना ये तो समझ आता है, बनेगा तो ही। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये एन टाइप था और ये पी टाइप था तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रहा है ना, और यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी तक दौड़ा है, मान लो इसको मैंने नाम दिया एक्स, तो कितनी दूरी तक दौड़ गया ई एक्स, और यही क्या बनेगा डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, या पोटेंशियल डिफरेंस इस सरफेस या इस लेयर और इस लेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल्टा वी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां दौड़ रहा है ना, तो विच टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, ए और बी में से नाम बताओ अब। तो ए क्लियरली हैज मोर पोटेंशियल देन बी। ठीक है, अब इधर कौन थे, होल्स, इधर कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स। मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला जाता है तो यहां क्या बन जाएगा, होल, और यहां क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। कर गया, इसको क्रॉस कर गया, इसको क्रॉस कर गया। ऐसा नहीं है क्रॉस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, उसके भी रीजन बताऊंगा क्यों क्रॉस कर सकते हैं और क्या कंडीशन है क्रॉस करने की। तो मान लो अभी मेरे कहने से कर गया वो क्रॉस, जब ये यहां से यहां क्रॉस करा तो इसकी वजह से करंट तो बनेगा ना, जिसकी क्या डायरेक्शन होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली जो डायरेक्शन बनी, इस डायरेक्शन, इस वाले करंट को हमने नाम दिया आई डिफ्यूज या डिफ्यूजन करंट। क्या बोला इसको, डिफ्यूजन करंट। बुझे? अब दूसरी बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जनरेट हुआ तो मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफ स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये रीजन अभी भी यहां पे कुछ तो चीजें है ना, एटम तो है यहां पे। किसके एटम है, सेमीकंडक्टर के एटम है। डोपिंग वाले होंगे बट सेमीकंडक्टर भी तो एटम है ना। तो मान लो एक सिलिकॉन एटम था यहां, लेटिस फॉर्म में ही होगा, और तो कोवेलेंट बॉन्ड तो इसके पास भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफ स्ट्रॉन्ग हो गया तो एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ देगा। एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या प्रोड्यूस कर देगा वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ते ही, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल। अब मुझे बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में होल तो जाएगा इधर और इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, और अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मुंह से बोल के बताना, पी से एन से पी, उधर इधर नहीं, एन से पी। इसका नाम रखा मैंने ड्रिफ्ट करंट। क्या नाम रखा, दो करंट है यहां पे, एक जो डिफ्यूजन की वजह से आ रहा है और एक जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से ड्रिफ्टिंग की वजह से आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो यहां पे आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूज दो करंट है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, दोनों में फर्क है और दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। क्लियरली समझ में आता है ये, पक्का? मुझे बताओ जिस दिन आई ड्रिफ्ट आई डिफ्यूजन बराबर हो गया उस दिन क्या होगा, हाँ इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसी को तो बोल देंगे डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा फर्दर। अब ना डिफ्यूजन का इफेक्ट आ रहा है ना ड्रिफ्टिंग का इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब या तो ये बोल लो दोनों उतने ही अमाउंट में हो रहे हैं या फिर ये बोल लो दोनों हो ही नहीं रहे, एक ही बात। ठीक है, जैसे जीरो को तुम पॉजिटिव भी बोल सकते हो और नेगेटिव भी बोल सकते हो, या फिर जीरो को ये भी बोल सकते हो नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, और आ तो जीरो ही रहा है यहां पे। करो आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिफ्यूज, डिफ्यूजन किसके बराबर आएगा, जीरो। अब उस जीरो को ये बोल लो दोनों बराबर अमाउंट में हो रहे हैं, जीरो को ये बोल लो कि दोनों हो ही नहीं रहे, बोल दो डिफ्यूजन रुक गया, ऐसे रुकता है डिफ्यूजन। क्लियर है? अब सोच के देखो तुम्हारे क्या क्या डाउट थे, अब बचे हो तो। ठीक है। अच्छा अब एक और तरीका है ये पता लगाने का कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को जंप कर पाएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को जंप कर पाएगा वो देखते हैं। मान लो इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा मैंने इधर का, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी इक्वेशन लिखूंगा जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखी जाएगी, यहां लिखी जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी और इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी जाएगी। समझ आया? ओके। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ इसकी कितनी है, अरे कुछ तो कोई तो वेलोसिटी से दौड़ रहा होगा ना, या मान भी लो चलो जीरो, तुम्हारे बहुत कम होगी क्योंकि ये टर्मिनल के पास है, अब दौड़ना शुरू करेगा, क्योंकि टर्मिनल के पास है अब दौड़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो पहले दो तरीके से बता सकता हूं मैं तुम्हें इस चीज को। अब इसकी वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं, क्योंकि तुमने इसकी वी इनिशियल जीरो मान ली, वी इनिशियल जीरो मान ली, तो मुझे बताओ जब मैं इसका वी फाइनल लिखूंगा तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a लिखा जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है वी फाइनल स्क्वायर, सुनते रहना क्योंकि मैं स्टेप कहूंगा, यहां लिखा हुआ है वी फाइनल का स्क्वायर बराबर वी इनिशियल का स्क्वायर जो जीरो है प्लस
2as और a एक्सेलेरेशन e बाय m, e इलेक्ट्रॉन या फिर q e बाय m, जो भी तुम सोचना चाहो, तो बराबर आ जाएगा 2 e कैपिटल E बाय m इंटू s, जो बीच की दूरी है वो कितनी है x, और पूरे का अंडर रूट। क्या ये वेलोसिटी नहीं होगी? अब मुझे छोटी सी बात समझना, ये अंडर रूट यहां तक है बस, या पूरे x पे भी आएगा? x पे भी आएगा। x अगर बढ़ा तो v बढ़ी हुई आएगी। रीजन, मैं कह रहा हूं कि 10 न्यूटन पर कुलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो 10 मीटर दौड़ गया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 मीटर दौड़ गया, पोटेंशियल ड्रॉप कहां ज्यादा होगा? ऊपर वाले में। पोटेंशियल ड्रॉप ऊपर वाले में ज्यादा होगा। ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब यही तो है कि इन दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर ये x बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ी हुई आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। अच्छा, एक बार इस पे भी आते हैं। इनिशियली बताओ इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है बोलना जरा? v, मान लिया कोई v पोटेंशियल है ना, तो यहां लिखा जाएगा माइनस ई वी, क्योंकि क्यू वी इज दी पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कोई हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर मान लेते हैं इसको, है ना, के काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो एम वी फाइनल स्क्वायर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं क्या निकालने वाला हूं कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो उसकी कि वो यहां से यहां पहुंच जाए। तो वो तो ऐसे आएगी ना कि इनिशियली कितनी वेलोसिटी उसके पास होनी चाहिए कि यहां तक आते आते वो जीरो हो जाए। मुझे चाहिए ना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास कि वो काइनेटिक एनर्जी इतनी गेन कर ले कि दूसरे टर्मिनल पे पहुंच जाए। तो जस्ट पार करवाना है, हमें क्या करवाना है? जस्ट पार। तो हटा दो इसको, जीरो कर दूं पोटेंशियल एनर्जी। अरे यही तो निकाल ली थी, जीरो कैसे? क्योंकि अगर मैं इसके डिफरेंस को डेल्टा वी मान रहा हूं तो जीरो ही लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखा जाएगा? जीरो। अब मुझे बताना वी इनिशियल कितना हो जाएगा? तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? ई वी इधर आगे प्लस का हो गया, तो वी इनिशियल स्क्वायर इज 2 EV बाय एम, और इसी का मैं क्या कर सकता हूं? अंडर रूट ले सकता हूं। बात समझ में आती है या तो कोई परेशानी? अब बस तुम्हें एक काम करना है, इस वी को ओपन करो, क्या आ जाएगा? ई डी या ई एक्स, क्या आ जाएगा? रखना जरा यहां पे एक बार ई एक्स, और इस चित्र और इस चित्र में फर्क बताओ फिर। ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि उधर चला जाए? ईवी। अब तो समझ में आता है ना। तो अगर मेरे इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ईवी के बराबर है, तो ये इधर कूद सकता है। ऐसे पता लगता है कौन इलेक्ट्रॉन कूदेगा कौन इलेक्ट्रॉन नहीं कूदेगा। लेकिन जिस दिन मेरा ये बैरियर ईवी से ज्यादा हो गया, उस दिन कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पाएगा, कोई भी। समझे? और चीजें फिक्स नहीं है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। असलियत में अगर थोड़ा और डिटेल पकड़ू मैं तो ये पोटेंशियल बैरियर, ये दूरी हमने एक्स मानी है, ये वी है जीरो। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जो किधर दौड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां? एन से पी। यहां एक इलेक्ट्रॉन टूटा, वो कहां ड्रिफ्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो यहां ड्रिफ्ट करेगा। होल कहां ड्रिफ्ट करेगा? इधर। तो करंट कहां बनेगा? इधर। आ गया करंट यहां पे। ये कौन सा करंट है? ड्रिफ्ट। क्लियर है वाली बात? अब जैसे यहां ये टूटा और ड्रिफ्टिंग आई, तो आई ड्रिफ्ट ज्यादा हो जाएगा। मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ये पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? सोचिए, देखो, घटेगा बढ़ेगा? यहां ऑलरेडी कौन थे? तो तुमने एक इलेक्ट्रॉन और भेज दिया है यहां पे, देखते हैं अभी। और यहां कौन थे? तो तुमने एक होल और भेज दिया है यहां पे, और एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया है यहां पे। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये न्यूट्रल होना नहीं शुरू हो जाएगा वापस? जो तुम बोल रहे हो आधे घंटे से बढ़ेगा बढ़ेगा, मुझे बताओ ये रीजन न्यूट्रल नहीं होना शुरू हो जाएगा वापस, और ये वाला भी न्यूट्रल नहीं होना शुरू हो जाएगा वापस? तो मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आप घटने नहीं लग जाएगा? समझ पाए हो?
अगर ये घटा, सुनना, अगर ये घटा तो मुझे बताओ डेल्टा वी भी तो घटेगा। क्यों घटा डेल्टा वी? क्योंकि एक्स डिक्रीज हो गया, विड्थ डिक्रीज हो गई इसकी, पोटेंशियल बैरियर की, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ डिक्रीज हो गई। अब जैसी पोटेंशियल बैरियर की विड्थ डिक्रीज हुई तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी थी कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाए। अब फिर से ई बढ़ेगा और डेल्टा वी भी बढ़ेगा क्योंकि विड्थ इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डिफ्यूजन रुक जाएगी। जी हाँ, ये तुम बोल सकते हो बाउंड्री ऑसिलेट कर रही है, बट ये दूरी ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो जिस दूरी को ये ऑसिलेट कर रही है, जिस दूरी के अंदर ये ऑसिलेट कर रही है, वो हमारी ऑब्जर्वेंस से बाहर है। तो अब मैं ये बोल लूं कि जितना मेरा डिफ्यूजन आ रहा है उतनी मेरी ड्रिफ्टिंग आ रही है, या तो ये बोल लो और ये फिर बोल लो दोनों में से कुछ नहीं हो रहा, डिफ्यूजन रुक गई। तो आसान क्या है इसमें से? डिफ्यूजन रुक गई। आफ्टर मैथ तो दोनों की सेम ही आ रही है ना, इसलिए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों वापस से न्यूट्रल होने शुरू हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से घट जाएगा और फिर से ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि इनके पास कितनी एनर्जी थी, ईवी, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, अब फिर से विड्थ वही आ गई। तो इतना और इतना फर्क विड्थ में हम गिनते ही नहीं, हम बोल देते हैं यही डिफ्यूजन रुक गई। क्या डिफ्यूजन हो रही है अभी भी? हाँ, लेकिन उसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? हाँ, क्योंकि डिफ्यूजन भी उतना ही आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब मेरा आई ड्रिफ्ट, अच्छा इस एक्सचेंज वाले को क्या बोलते हैं? आई डिफ्यूज। तो जब मेरा आई ड्रिफ्ट और आई डिफ्यूजन बराबर हो जाए उसको बोल देते हैं स्टेडी स्टेट। तो क्या बोल देते हैं? स्टेडी स्टेट। और इस स्टेडी स्टेट में जब पीएन जंक्शन आ जाता है, सुनना ध्यान से, जब इस स्टेडी स्टेट में, पर तो पीएन जंक्शन ही रहे ना, जब इस स्टेडी स्टेट में पीएन जंक्शन आ जाता है तो इसी पीएन जंक्शन को हम डायोड बोलना चालू कर देते हैं। और इसका एक सिंबल बना लेते हैं ऐसा, जैसे तुमने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं सिंबल ऐसे बना रहा हूं। ऐसे नहीं है तुम उसको उल्टा सीधा एक समान, इसको ऐसे घुमा के बना लो, रहा तो डायोड ही ना। मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि इसको पी टाइप बोलते हैं, इसको एन टाइप बोलते हैं, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल तुम्हारे सामने लिया उसमें एन टाइप इधर बनाया था, पी टाइप इधर बनाया था, तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ये जो आगे डंडा है ये अलग से जो बना हुआ है एन टाइप, और जो ट्राइंगल का बेस है वो पी टाइप। ठीक है। तो तुम्हें एग्जैक्टली फर्क भी पता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन एंड डायोड? पीएन जंक्शन ही डायोड बनता है जब स्टेडी स्टेट आ जाती है। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी, पीएन जंक्शन ही स्टेडी स्टेट इज नथिंग बट डायोड, तो ऐसे डायोड बनता है। हाँ, लगाएंगे, सब करेंगे भाई, सब जो तू सोच सकता है उससे ज्यादा करवाऊंगा, टेंशन मत ले। और अब ये आखिरी चैप्टर चल रहा है, अब तक तुम्हें ये बात पता नहीं पड़ी शायद। अब तक ऐसा कोई सा एक चैप्टर बता दो जो तुम्हारी बुद्धि में आया हो और मैंने ना बताया हो, या फिर तुम्हारी बुद्धि में आया नहीं उससे भी बहुत ज्यादा बताया। ठीक है। अभी जितना मैंने कराया उसमें पूछो क्या पूछना है, जोड़ूंगा तो मैं, कोई तार तो भिड़ेंगे ही इसमें, क्योंकि साइंटिस्ट के पास नहीं है भाई दूध दही लाने वाला काम, उनके पास एक ही काम है, तार जोड़ो। हाँ। हाँ। हम्म, हाँ। हाँ। हम्म, क्या चीज? आई ड्रिफ्ट नहीं, मैं बताता हूँ, कभी बढ़ा नहीं हो एक्चुअल में, कभी बढ़ा भी नहीं है, कभी घटा भी नहीं। एक्चुअल बात ये है, पता है क्यों? क्योंकि जिस टाइम ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे यहां वाला, क्योंकि एक्चुअल में इसके पास थी वो एनर्जी ईवी, इसके पास एनर्जी थी ईवी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ ये उधर मिलेगा तुम्हें सेम टाइम पे। तो एकदम साइमल्टेनियस प्रोसेस है बढ़ना घटना, टाइम लैग नहीं है। और टाइम लैग क्यों नहीं है? यहाँ पे वेव नेचर काम थोड़ी ना आ रहा है, पार्टिकल नेचर काम आ रहा है, और पार्टिकल नेचर में टाइम लैग नहीं आता। ठीक है। करे थोड़ा सा और आगे चीज है। नहीं ना भी पढ़ता तू तो भी मैं तुझे डायरेक्ट तो पढ़ाता ही,
वो तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी बुझाने के लिए मैंने एग्जैक्ट चीजें बता दी, हाँ ऐसे हो रहा है। नहीं, जब तक पीएन जंक्शन में स्टेडी स्टेट नहीं आती उसको डायोड कैसे बोल दोगे? हाँ, स्टेडी स्टेट आने में कोई टाइम लगेगा। हाँ वो टाइम लैग नहीं है, वो तो टाइम हो गया कि इस प्रोसेस को होने में, पोटेंशियल बैरियर बनने में तो टाइम लगता है, तो पोटेंशियल बैरियर तो टाइम लेगा ही लेगा, वो टाइम लैग थोड़ी ना है। तो पूछ रहा था कि इन दो चीजों के होने के बीच का टाइम, वो कोई टाइम नहीं है। इन दो चीजों के होने के बीच का टाइम लैग नहीं है कोई भी, इन दोनों के बीच के होने का समय 0 है। क्योंकि जिस मोमेंट ये कम हो रहा होगा उसी मोमेंट इसको पता लग रहा होगा कि ये ईवी होने जा रहा है, और इसके पास ऑलरेडी ईवी है तो ये उधर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये तुम 36 बातें पढ़ रहे हो, मुझे बताओ कोई इलेक्ट्रॉन कभी फिजिकली मूव करके कहीं गया है क्या? और इंपल्स ट्रैवल करने में कोई टाइम नहीं लगता, 3 × 10⁸। कहां से टाइम लगा रहा है? और दूरी दूरी सुनो, दूरी कितनी है? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। और ये जाग इंपल्स कितने स्पीड से जा रही है? इंस्टेंट है वो, इसीलिए कोई टाइम। वो तो मटेरियल के ऊपर बात है, वो डिफ्यूजन के ऊपर बात है। ठीक है। हाँ, निकाल सकते हो, निकाल तो तुम सब कुछ सकते हो। जब ये बातें थी नहीं दुनिया में, जब तक सेमीकंडक्टर आया भी नहीं था, तब तो सब कुछ ही अननोन था, तब भी तो लोगों ने सब कुछ निकाल लिया। निकाल तो सब कुछ सकते हो क्या? नहीं, क्यों सर, वो हर चीज सिलेबस में थोड़ी ना है, जितना उतना ही नहीं पढ़ा जा रहा तुमसे, 1 साल होने को आ रहा है। अब एक और चीज देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जनरेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जनरेट हुआ था? हाँ, एन से पी। अब इसको ये याद मत कर लेना, सेमीकंडक्टर में तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद नहीं करना है। ठीक है। और दोनों के बीच में पोटेंशियल था। मुझे बताओ, यहां V है और यहां पोटेंशियल 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन जाने में पोटेंशियल घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। अच्छा, फिर तो मेरी गलती है। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी। तो अब इसका एक ग्राफ सा बना लेते हैं। यहां पोटेंशियल कितनी? 0। इससे पहले भी पोटेंशियल कितनी? यहां पे भी 0 है। यहां पोटेंशियल V, तो यहां इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 से बड़ी होगी लेकिन V से छोटी होगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 से बड़ी होगी लेकिन V से छोटी होगी, और इन दोनों के बीच में C पे बड़ी होगी और D पे छोटी होगी। तो ऐसा करने से क्या पोटेंशियल ऐसे नहीं बड़ी होगी? क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है? यहां। और तुम कहां जा रहे हो? यहां। तो तुम्हें क्या पोटेंशियल बढ़ती ही नजर नहीं आएगी डिस्टेंस ट्रेवल करते टाइम? तो क्या यहां से यहां पोटेंशियल बड़ी 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 यहां आ गई, और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं आता। अब आई बात समझ? कोई परेशानी? तो ये जो हाइट है ये हुई डेल्टा V, ये जो दूरी है इसी को बोला गया है x, और ये जो एंगल बना है इसको बोला गया थीटा। तो tan थीटा कितना आया यहां से? परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा V बाय, और तुम जानते हो यही तो E है, इसीलिए तो डेल्टा V EX आ रहा था। कान ऐसे पकड़ लो, वैसे बातें तो वही है। ठीक है। तो यहाँ कुछ चीजें तुम tan थीटा से भी निकाल सकते हो, थोड़ी तो मैथ्स इन्वॉल्व है इधर। यहाँ तक बताओ, सारी बातें क्लियर हुई? समझ आया सब कुछ पक्के से? अब मुझे बताओ, अगर ये x बढ़ेगा, अगर x बढ़ेगा तो किस पे क्या क्या फर्क पड़ेगा? ई दूरी का फंक्शन थोड़ी ना है, ई तो नंबर ऑफ चार्ज से आता है। हाँ, ई बढ़ने से ई तो वही रहा क्योंकि आया चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज डेवलप्ड। तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? एक्स बढ़ा और ई कांस्टेंट रखना है तो पोटेंशियल को भी बढ़ना पड़ेगा। अब वो 3 चीजें हैं, तुम में से कोई बोल सकता है, कोई एक बदल दी, दूसरी फिक्स कर दी, तीसरी पे बताओ क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं डेल्टा V फिक्स कर दूं, क्या फिक्स कर दूं? अगर मैंने डेल्टा V फिक्स कर दिया, अगर मैंने डेल्टा V फिक्स कर दिया है तो x बढ़ाया, अब बताओ क्या होगा? ई घटना चाहिए, अभी घटेगा। अरे जी, रुक जाओ, दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं। x बताओ, बढ़ाया, इसको फिक्स रखना है तो ये, अब आई बात समझ?
अब मुझे बताओ ई फिक्स होना चाहिए या वी फिक्स होना चाहिए? हाँ। हम्म। हम्म। चार्ज डेवलपमेंट तो डायनामिक है, कौन फिक्स रहना चाहिए? इसीलिए किन चीज के बीच में डोपिंग हो रही है और कौन सा सेमीकंडक्टर बनाया है, उनके कॉम्बिनेशन की एक फिक्स डेल्टा वी होती है। तभी तो अपने सर्किट में इस्तेमाल करूंगा। वो खुद से ही खुद की पोटेंशियल बदल ले अगर समय के साथ, तो मैं ऐसे सर्किट को, ऐसे आदमी को सर्किट में यूज ही क्यों करूंगा? ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि तुम जा रहे हो, तुम कर रहे हो क्रोम ब्राउजर पे क्लिक, क्रोम ब्राउजर पे क्लिक होने के बजाय वीएलसी खुल के अपनी मर्जी से उसने कोई पिक्चर चला दी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ले रहा है इंस्ट्रक्शन डेल्टा वी के, जबकि देने तुम्हें थे। तो तुम थोड़े ना डेल्टा वी कंट्रोल कर रहे हो, फिर तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो, डेल्टा वी कंट्रोल नहीं कर रहे। तो मुझे डेल्टा वी कंट्रोल करना है एक्चुअल में, समझे? तो अगर मैंने एक्स बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटना पड़ेगा, और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा भी, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा भी, समझ रहे हैं इस बात को? अगर ये वेट तो बढ़ी तो मुझे बताओ यहां से यहां दिक्कत नहीं होगी आने में चार्जेस को, तो चार्ज डेवलपमेंट भी तो रुक जाएगी ना। तो इसीलिए ई घट बढ़ सकता है, ई घट बढ़ सकता है। अच्छा, मुझे मेरे चार्ज को कितनी पोटेंशियल चाहिए थी यहां से वहां, या एनर्जी कितनी चाहिए थी यहां से वहां कूदने को? ईवी, ईवी ये कौन सा दूरी पे डिपेंड कर रही है? अगर इसके पास ईवी है तो कूद ही मार जाएगा, एक्स कितना भी हो। तो एक्स बढ़ने पे क्लियरली कौन घटा? ई। समझ आया? ये सारे प्रैक्टिकल खेल है। खैर नहीं, ये मैं ना भी बताता तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बट फिर भी तुम्हें एक बार जानना चाहिए ये चीज है क्या, है ना? हाईली लाइकली अगर तुम अच्छा इंजीनियर बनोगे और किसी चीज का स्कोप बचा है अगर इंजीनियरिंग में, इट इज सेमीकंडक्टर ओनली। कोड तो यही तुमसे बहुत अच्छा लिख लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल ब्रांच अलग है, पावर कम्युनिकेशन ब्रांच अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अलग होती है, आईटी ब्रांच अलग होती है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलग होती है। लगती है एक जैसी है सारी, मैकेनिकल और सिविल अलग अलग होती है, लगती है एक जैसी है, ठीक है? क्योंकि एआई तुम्हें कभी भी सेमीकंडक्टर थोड़ी ना सोल्व करके देगा, एआई मजदूरी नहीं कर सकता, क्लियरली मजदूरी तो इंसान ही करेगा, है ना? रोबोट मजदूरी कर सकता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देके, बट मैं क्यों उसके ऊपर ये काम छोड़ूंगा कि पोटेंशियल कंट्रोल करके दे? अगर मैंने उसमें वो न्यूरल नेटवर्क डाल दिया कि जो जानता है पोटेंशियल कैसे कंट्रोल करनी है, सबसे पहले अपनी कंट्रोल करके तुम्हें तोड़ेगा। किसी को भी तोड़ देगा, क्या पता खुद ही को तोड़ दे। वो तो उसके लर्निंग कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड है कि उसने उस न्यूरल नेटवर्क को कंबाइन करके किस तरीके से लर्न किया है। जैसे हर इंसान, बात तो मैं सेम बोलूंगा, अगर 50 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा अलग अलग लेवल पे लर्न करेगा उस चीज को, जो भी मैं बोलूंगा। अगर मैं उसको न्यूरल नेटवर्क वाली पावर नहीं दे रहा, अगर मैंने उसको न्यूरल नेटवर्क वाली पावर दे दी और मैंने उसमें लर्निंग कैपेबिलिटी डाली हुई है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब वो क्लियरली क्या करेगा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? और अभी तो जैसे आर्टिकल्स वगैरह या फिर कुछ चीजें पढ़ता रहता हूँ, मे बी मोस्टली मुझे तो झूठी लगता है अभी तो, लेकिन कुछ रोबोट में एंगर इशू पाए गए हैं। मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, ईगो हर्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे दो तरीके से डायोड को पढ़ सकते हो। डायोड बना लिया हमने और तुम्हें हर चीज समझ में आती है डायोड प्रिपेयर कैसे हुआ है। अब तुम वो वाली बात भी पढ़ पाओगे कि अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में भेजूंगा तो चला जाएगा, इस डायरेक्शन में भेजूंगा तो नहीं जाएगा। वो वाली बात डायोड तुम्हें बताएगा अच्छे से। तो क्लियरली जिस डब्बे में से तुमने करंट भेजा और इधर चला गया और इस साइड भेजा तो इधर नहीं गया, तो वो डब्बा डायोड ही था जिसके बारे में बात हो रही थी, ठीक है? तो डायोड की बाइजिंग की जाती है। बाइजिंग का मतलब होता है, जानती हो तुम, वैसे इसका मतलब बताने की जरूरत है नहीं। बाइजिंग मतलब किसी एक का फेवर करना, किसी एक का फेवर करना। सोतेला व्यवहार इज द बेस्ट वर्ड टू डिफाइन बाइजिंग, है ना? अगर मैं किसी एक टाइप को फेवर करने लग जाऊं, अगर मैं किसी एक टाइप को फेवर करने लग जाऊं, बाइजिंग है ना? और उसको फेवर ना करूं, वो भी बाइजिंग है। फेवर करना और फेवर ना करना इज बाइजिंग। तो बाइजिंग दो तरीके से कर सकते हो, एक फेवर कर लो, एक फेवर ना करो। कैसे? मुझे बताओ, ये सिंबल डायोड में किधर एन टाइप है? राइट हैंड साइड पे क्या है? एन की पी, और ये पी, पी एन जंक्शन और डायोड बना पड़ा है क्योंकि स्टेडी स्टेट में देख रहे हैं। अगर मैं इसमें बैटरी लगा दूं ऐसे, तो मैंने किसको किससे कनेक्ट कर दिया है?
पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, तो क्या मैं फेवर नहीं करता पी, है ना? लेकिन अगर बैटरी ऐसी लगा दी जाए तो अब मैं फेवर नहीं कर रहा। अरे कहां से सेम हो गया? बैटरी देख, बैटरी बैटरी बैटरी, ठीक है, बटारी मैया फ्लिप हो चुकी है। हाँ ठीक है। जब इस टाइप की बाइजिंग होगी उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बाइजिंग, और जब इस टाइप की बाइजिंग होगी इसको बोलेंगे रिवर्स बाइजिंग। अब इन दोनों को डिटेल में देखेंगे, समझ रहा? एक होगी फॉरवर्ड बाइजिंग, दूसरी होगी रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में अभी याद कर लो किसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, पी को एन से। जरूर नहीं है पी को एन से, तुम ये मान के चलो कि बैटरी का टर्मिनल उस टर्मिनल से कनेक्टेड है डायोड के जो उसका उल्टा है, तो बैटरी का पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा, पी से। और बैटरी का दूसरे अगर नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट होगा, पी से, और पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, एन से, एन टाइप से। एन फॉर नेगेटिव नहीं है, पी फॉर पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है वो दोनों। और अब तो वैसे भी न्यूट्रलिटी क्यों, न्यूट्रलिटी आया ना है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों मर चुके हैं, तो वो चुपचाप बैठा हुआ स्टेडी स्टेट में। बैटरी लगाने के बाद क्लियरली नहीं बैठेगा चुपचाप, है ना? याद हो गया रिवर्स और फॉरवर्ड? तो ये याद कर लो, दूसरे वाला अपने आप याद हो जाता है ना? तो दोबारा बताओ, रिवर्स मतलब उल्टे तार भिड़ जाना, उल्टे तार भिड़ने का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो जाना, वो रिवर्स बाइसिंग है। तो फॉरवर्ड अपने आप याद आ जाएगी, तो मैंने तुम्हें याद भी करा दिया, ठीक है? अब एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ने वाले हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, पीएन जंक्शन बनाना पड़ेगा इसके लिए हमें। डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर एक ही शब्द है, इसे लिख देता हूं। इसको क्या क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्यों डिप्लीशन लेयर नाम क्यों रखा है इसका? यहां पे मुझे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको साइड में करेगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आई से है, आई से कब है, जब इधर एन है और इधर, अगर अंदर होल पाया गया तो किनारे कर देगा ये उसको, किधर लगाएगा किनारे, अपने साथ ले जाएगा, पी पे किनारे लगवा देगा। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया तो इनके किनारे लगवा देगा, ठीक है? तो पक्की बात है, अगर यहां कोई एग्जिस्ट करने भी लग जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको किनारे करवा देगा। तो यहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं पाया जाता। जब कोई चार्ज कैरियर पाया ही नहीं जाता तो इस पट्टी का नाम हुआ डिप्लीशन। कोई नहीं आया है तो डिप्लीट करेगा, किनारे लगाएगा, ठीक है? तो डिप्लीशन लेयर, लेयर की बजाय हम रीजन भी बोल सकते हैं अगर 3D में पढ़े तो, है ना? और दूसरा पोटेंशियल बैरियर, ये सब एक ही बात है, ठीक है? पोटेंशियल बैरियर कितने ऑर्डर का है, डेल्टा वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, ई, ठीक है? यहां कौन से चार्ज है, चार्ज कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। और यहां चार्ज क्या है, प्लस। पूरे रीजन में प्लस चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज तो डिफ्यूजन की वजह से आया, एन पे प्लस चार्ज डिफ्यूजन की वजह से आया। इधर ये नेगेटिव चार्ज भी इधर डिफ्यूजन की वजह से आया। हाँ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में नहीं बना रहा, होंगे एक के दुक्के, जैसे यहां होल आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ने ये कब पढ़ा दिया मैंने? हाँ, डिफ्यूजन से, और डिफ्यूज मेजोरिटी चार्ज कैरियर कर थे लाला, डिफ्यूजन मेजोरिटी चार्ज कैरियर में हुआ। पर गलत क्यों बोल रहा है समझने के बाद, दिक्कत तो मेरी वही है। हाँ, तो डिफ्यूजन मेजोरिटी चार्ज कैरियर में हुआ है, माइनॉरिटी में नहीं हुआ है। तुझ पे समझ में आ रहा है ना? हाँ, मुझे बताया खाम खा में कंफ्यूज हो रहा है खुद में, क्योंकि ये उल्टा रटने की कोशिश कर रहा है। मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट सही सीख रहा है तू, बट क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर रहा है उसको, कि मैं तो इसके हिसाब से सीखूं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिधर था उसी टाइप की डिफ्यूजन इधर हुई है, ये इस तरीके से याद कर रहा है। अभी ये स्टेडी स्टेट में है, अभी ये स्टेडी स्टेट में है, ठीक है? तो ये डायोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। फॉरवर्ड बाइसिंग में मेरा धर्म क्या बनता है कि तार सीधे जोड़ू, मतलब पी से पी और एन से एन। तो क्या ऐसे जोड़ू? सही है, सही है। 3 बार बोला है तब जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटा है। अब अरे अब क्लियरली, अब ये फॉरवर्ड बाइजिंग में है, ठीक है?
तो फॉरवर्ड बायसिंग में लगा दिया। फॉरवर्ड बायसिंग में लगाने के बाद इस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करवाएगी ये बैटरी। ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है? अप्लाइड। तो इसको VA बोल रहा हूं मैं, वी अप्लाइड। समझ आया? और ये जो खुद से जनरेट हुआ था, जो किसकी वजह से जनरेट हुआ था? डिफ्यूजन की वजह से, VD। दोनों में फर्क नजर आना चाहिए। मुझे बताओ यहां और यहां में से किस पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? क्या यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और यहां पोटेंशियल डिफरेंस VA होगा? बाहर वाले अंदर वाले को मैं समझाऊंगा, खुद से मत समझना, क्योंकि तुम बोलोगे सर यहां तो 0 है और आपने कहा है कि यहां पे VD है और यहां पे 0 है। हाँ, ये डिफ्यूजन का और वो बैटरी का। अब ये क्लियरली इंटरेक्ट करेंगे और अपना खेल दिखाएंगे कैसे कैसे हो रहा है, तो समझ रहा हूं खेल भी। इसको इसको वेरिंग रखेंगे। कैसे रखेंगे इसको? क्योंकि जब तक मैं इसको वेरी नहीं कराऊंगा मजा नहीं आएगा। 0 से स्टार्ट करते हैं। जब VA 0 था तो VD में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाएगा अक्रॉस डायोड, क्या वो इस डायरेक्शन में होगा? और जो डिफ्यूजन वाला जनरेट करवाएगा वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अपोजिट डायरेक्शन के नहीं है, तो एक दूसरे के अपोजिट है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने इसको 0 पोटेंशियल रखा, वी अप्लाइड 0 रखा, तो VD पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, VD उतना ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आज के दिन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? VD की वजह से आएगा। ठीक है। फिर मैंने इसको 1 वोल्ट करा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो VD 10 वोल्ट है, कितना है? या 10 मिली वोल्ट ले लो, 10 मिली वोल्ट है, और मैंने V अप्लाइड को 0 रखा, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी मेरे डोमिनेशन ED की वजह से आएंगे। डोमिनेशन किसकी वजह से आएगा? ED की वजह से आएगा। और ओवरऑल अब मेरा नेट पोटेंशियल क्या होगा? जो किसकी वजह से आएगा? सिर्फ और सिर्फ VD की वजह से आएगा। अगर मैंने VA को 1 मिली वोल्ट ले लिया, अब V नेट कितना आ जाएगा? 9 मिली वोल्ट। अब ये 9 मिली वोल्ट आने का मतलब पता है क्या है? कि इसका मतलब 1 मिली वोल्ट से VD का इफेक्ट कम हो गया। 1 मिली वोल्ट से VD का इफेक्ट कम हो गया। ये तो तब होता है ना जब ये लेयर घट जाए, विड्थ घट जाए, एक्स घट जाए। डेल्टा V कब घटता है? जब एक्स घटता है, तो इसका मतलब इसकी विड्थ घटेगी। दूसरे तरीका इसको समझने का, यहां पे कौन सा चार्ज है? यहां कौन सा चार्ज है? धक्का नहीं मारेगा इसको उधर, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये थिन नहीं हो जाएगी अब। और ये धक्का किस इफेक्ट के साथ, किस इंपल्स के साथ मारेगा? वो किस पे डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ V है, हायर द V है, हायर द धक्का। तो इसने कौन सा चूड़ी पहनी है? ये भी तो धक्का मारेगा इन वालों को। इधर से होल धक्का मारेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन धक्का मारेंगे, लेयर पतली हो जाएगी। हाँ। हाँ, पर VD का इफेक्ट तो कम हुआ, VD उतना ही रहा, पर VD का इफेक्ट तो कम हुआ ना, वही समझा रहा हूं मैं। ठीक है। और अगर VD का इफेक्ट कम हो गया है, VD का इफेक्ट कम हो गया है बाय 1 मिली वोल्ट, तो अब डिप्लीशन लेयर भी तो घट गई होगी, तभी तो उसका इफेक्ट कम हुआ होगा। और अगर डिप्लीशन लेयर घट गई है तो फिजिकली अब VD एक्चुअल में 9 वोल्ट हो जाएगा। समझे? क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इधर जाने के लिए EV की बजाय EV में से एक कम चाहिए। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं? पहले मान लो इसको 10 वोल्ट चाहिए थी इधर से इधर पार होने के लिए, अब कितनी वोल्ट चाहिए इसको इधर से इधर पार होने के लिए? 9 वोल्ट। तो इसका मतलब VD भी अब कितना हो चुका है? क्योंकि VD भी तो बदल सकता है, VD भी बदल सकता है, क्योंकि तुम एक्सटर्नल सर्किट में चेंज करोगे तो VD भी चेंज होगा। VD भी चेंज होगा। जब यहां पे पोटेंशियल ही वेरी कर रही है, तो कौन सी ताकत है जो रेजिस्टेंस को वेरी करवाने से रोक दे? तो यहां पे रेजिस्टेंस वेरिएबल आएगी, और अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल आएगी तो रेजिस्टिविटी वेरी कर जाएगी, और अगर रेजिस्टिविटी वेरी कर जाएगी और मुझे तरीका पता लग गया कैसे वेरी कर रही है, तो मैं उसको कंट्रोल कर लूंगा। दैट्स हाउ वी कैन कंट्रोल रेजिस्टिविटी। ठीक है। रेजिस्टिविटी तो हमने पहले भी कंट्रोल करनी सीख ली थी, यहां पे और फाइनली क्रिएट कर ली, मैंने तरीका क्रिएट कर लिया रेजिस्टिविटी को कंट्रोल करने का। अब मैं क्लियरली डायरेक्शन भी कंट्रोल करूंगा करंट की। समझते रहना कैसे। मैंने VA करा 5 मिली वोल्ट, VNet फाइनली VA 10 मिली वोल्ट कर लिया, तो VNet, और जो VNet होता है वही क्या बन जाता है? VD। कब तक? जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, क्योंकि जब तक VNet 0 है या VNet 0 के अंदर अंदर खेल रहा है, तब तक कौन डोमिनेट कर रहा है? VD। अब अगर मैंने VA को 12 मिली वोल्ट कर दिया, तो अब VNet कितना आ जाएगा? 2।
10 तो कम करेगा ना उसका, उसको तो ओवरकम करना पड़ेगा ना, उसको ओवरकम। जब मैं इसको ओवरकम कर चुका हूं तो अब 2 मिलीवोल्ट के अकॉर्डिंग, 2 मिलीवोल्ट के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू 2 मिलीवोल्ट। बात समझ में आई? तो इस लेयर को थिक करते, थिक की बजाय थिन करते रहते हैं, लेयर थिन 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 होती हुई बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, और इसको कंटिन्यूअसली थिन रखने के लिए मुझे एक 10 मिलीवोल्ट की लगातार पोटेंशियल लगानी पड़ेगी। तो जब मैं 50 मिलीवोल्ट लगाऊंगा उसमें से 10 किसको चली जाएगी? थिकनेस 0 मेंटेन करने के लिए चली जाएगी, और बाकी बची 40 करंट में यूज होगी। बात समझ में आई? यहां तक कोई परेशानी? हाँ ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो तुम चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कैसे देख सकते हो तुम चीजें? ये इधर इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है, इधर होल्स को पुश किया जा रहा है ना? तो जितनी दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड चला उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वीक हो गया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिशन वीक हो गया तो ये वाला होल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता और ये इधर एंटर कर जाता तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर ड्रिफ्ट करवा देता, तो ड्रिफ्ट इफेक्ट कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट इफेक्ट कम हो गया तो पोटेंशियल बैरियर जो ड्रिफ्टिंग कर रहा था उसकी ड्रिफ्टिंग ना सुन के बैटरी की ड्रिफ्टिंग की सुनी जाएगी। समझ आया? तो फॉर V applied greater than VD, V applied greater than VD, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अभी प्रूव भी करवा दूंगा। डायोड विल बिहेव एज शॉर्टेड वायर। आओ इस पे थोड़ा सा फील करते हैं इसको, ऐसे कैसे हुआ है ना। ये आई और ये भी, ठीक है। जब तक मेरा वी छोटा था वीडी से, तो ड्रिफ्टिंग यहां से यहां तक हो रही थी, पूरे सर्किट में थोड़ी ना हो रही थी। तो सर्किट में करंट कितना था? तो आई सर्किट कितना था? 0। ग्राफ बनाते हैं। मुझे बताओ V बराबर 0 पे सर्किट में करंट कितना? ये सर्किट का करंट है। V बराबर 1 मिली वोल्ट पे कितना था? V बराबर 2 मिली वोल्ट पे, V बराबर 8 मिली वोल्ट पे, V बराबर 10 मिली वोल्ट पे, अच्छा V बराबर 11 मिली वोल्ट पे हल्का सा करंट आया, V बराबर 12 पे हल्का सा आया। ऐसे ही जैसे जैसे V बढ़ा वैसे वैसे तुम्हें फील होना चाहिए कि ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। पहले गलती बना देता हूं एक बार को, क्योंकि जैसे मैंने 12 मिली वोल्ट करा तो करंट किसके हिसाब से आएगा? 2 मिली वोल्ट के हिसाब से आएगा। करंट किसके हिसाब से आएगा? अगर मैंने 15 मिली वोल्ट कर दिया तो करंट किस हिसाब से आएगा? आई सर्किट में 5 मिली वोल्ट के हिसाब से। ये बात गलत कैसे है समझना, ये बात गलत कैसे है समझना। अगर ये डायोड ना होता, अगर ये डायोड ना होता तो जो मैंने बात बोली वो सही होती, बट क्योंकि ये डायोड है और जब तुमने थिकनेस 0 कर दी, थिकनेस क्या कर दी? 0। इसी डायग्राम को यहां बना रहा हूं एक बार, थिकनेस 0 कर दी। तो जब थिकनेस 0 है तो पोटेंशियल बैरियर हट गया। तो जो ऑलरेडी डिफ्यूज होने को रेडी थे उन्होंने चूड़ी थोड़ी ना पहन रखी है, वो डिफ्यूज होंगे। इस डिफ्यूजन की वजह से भी इधर की साइड एक करंट आ जाएगा। तो अब करंट सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से नहीं आ रहा? सिर्फ और सिर्फ बैटरी की वजह से नहीं आ रहा, डिफ्यूजन की वजह से भी अब एक करंट आ रहा है। समझ आया? तो फॉरवर्ड बायसिंग में आफ्टर VA ग्रेटर देन VD यहां से भी एक करंट होगा, डिफ्यूजन करंट। समझ में आ रहा है? थिकनेस हटा दिया तुमने तो होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, होल्स इधर, तो करंट की डायरेक्शन बोलना क्या आएगी? आई डिफ्यूजन इधर नहीं आएगा। आ गया? इस आई डिफ्यूजन को रोका ही किसने था इन दी फर्स्ट प्लेस? पोटेंशियल बैरियर। और जब तुमने पोटेंशियल बैरियर खत्म कर दिया है तो डिफ्यूजन वापस आएगा। और इस डिफ्यूजन करंट की तो डायरेक्शन हमेशा ही इधर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो आई डिफ्यूजन इधर है और आई सर्किट भी इधर है। तो ओवरऑल आई सर्किट नेट बढ़ेगा नहीं क्या? वो ग्रेटर नहीं आएगा आई सर्किट से? आई सर्किट नेट क्या ग्रेटर नहीं आएगा आई सर्किट से? तो जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन नहीं आएगी, क्योंकि ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा तुम डेल्टा वी रखोगे, जितना ज्यादा तुम डेल्टा वी रखोगे, जितना ज्यादा डेल्टा वी रखोगे तो आई सर्किट भी बढ़ेगा। ये तो लीनियरली बढ़ेगा और आई डिफ्यूजन
भी बढ़ेगा, आई डिफ्यूजन लगातार बढ़ेगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 15 मिली वोल्ट पे आई डिफ्यूजन कितना आया, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। कितने के लिए, 15 के लिए। तो 20 के लिए 1 की बजाय 3 आ जाएगा, क्योंकि अब मोर ऑफ द चार्ज डिफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि अब ये खुद से डिफ्यूज नहीं हो रहे, इन पे एक फोर्सिंग फैक्टर भी है डिफ्यूज होने का, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और जैसे जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे रैपिडनेस ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगी। तो ये जो आई डिफ्यूजन है, ये लीनियरली नहीं बढ़ता है, ये बढ़ता है एक्सपोनेंशियली, ये बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो गया कि जितने इधर थे सारे एक साथ डिफ्यूज होने की कोशिश करें, तो करंट कितना ज्यादा हो जाएगा एक ही दम। और जब ये थोड़े थोड़े से थे तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, तो छोटी वैल्यू के लिए कम बढ़ रहा है और बड़ी वैल्यू के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये तो एक्सपोनेंशियली होता है। आई बात समझ? तो ये ग्राफ ना आके कैसा ग्राफ आएगा, यहां से यहां 0 0 0, समझ में आ रहा है ना? 0 क्यों, 10 मिली वोल्ट तक तो 0 ही है, उसके बाद धीरे धीरे उठेगा, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन छोटा है, और फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हुआ? ध्यान से देखना, यहां तक स्लोप बहुत कम है, यहां तक स्लोप बहुत कम है, और इसके बाद इस पॉइंट के बाद स्लोप एकदम बढ़ना चालू हो गया, और जितना आगे उतनी तेजी से बढ़ा स्लोप, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां तो मैं नेट सर्किट करंट लिखूंगा ना, आई सर्किट मतलब ही क्या है, डिफ्यूजन प्लस सर्किट, और इधर क्या था, वी। तो जब मैंने वी बढ़ाया, शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, और बढ़ाता गया थोड़ा थोड़ा करंट मिलने लगा, और बढ़ाता गया डिफ्यूजन की वजह से और करंट एड ऑन होकर थोड़ा और ज्यादा मिलने लगा, और एक वैल्यू के बाद, इस वैल्यू के बाद बहुत ज्यादा करंट मिलने लगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां से ऐसे स्लोप बनाऊं, ऐसे एक स्लोप बना दूं, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट इज स्लोप। तो ये हुआ थीटा, ये क्या हुआ थीटा, ये क्या है आई, और ये क्या है डेल्टा वी, ठीक है। तो जो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, इसको बोलते हैं वी के, नी पोटेंशियल। पता नहीं किसके दिमाग में क्या आया, इसका नाम नी पोटेंशियल उसने इसलिए रखा क्योंकि घुटने जैसा दिख रहा है, पता नहीं क्या इमेजिन कर रहा था वो आदमी, बट इसका नाम नी पोटेंशियल ही है, ठीक है। तो करंट कहां, इन्फिनिटी जाने को कौन सी रेजोल्यूशन बोलते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि इसका स्लोप लगातार चेंज नहीं हो रहा, तो जैसे मैं अगर इन दो पॉइंट पे देखूं, तो इन दो पॉइंट पे स्लोप ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, समझ आया? ये है डेल्टा वी, दिखाई दिया, ये है डेल्टा ई, दिखाई दिया। अब यहां एक ट्रायंगल बन गया होगा, देखना ध्यान से, ऐसा, ये क्या है डेल्टा आई, और ये क्या है डेल्टा वी, और ये क्या है थीटा, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, और इसी को बोलते हैं 1/r। और क्योंकि यहां तुम्हें दिख रहा है कि हर पॉइंट पे स्लोप अलग है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डेल्टा वी और डेल्टा आई की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो यहां पे रेजिस्टेंस डायनेमिक होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। रेजिस्टेंस कैसा होगा, डायनेमिक। ठीक है। तो ये आरडी क्या निकल के आएगा, आरडी विल बी 1/10 थीटा बराबर डेल्टा वी बाय डेल्टा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर स्लोप बढ़ता है, अगर स्लोप बढ़ता है, तो मुझे बताओ टेन थीटा बढ़ेगा, टेन थीटा बढ़ेगा तो आर डी घटेगा। दूसरे तरीके से कैसे सीख सकते हैं, अगर डेल्टा वी बढ़ा,
अगर डेल्टा वी बढ़ा, वैसे टेन थीटा हमने डेल्टा आई बाई डेल्टा वी निकाला, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब एक और चीज होगी क्या, डेल्टा वी बढ़ेगा तो आर डी बढ़ेगा, ऐसा फील होता है। दोबारा देखो, जैसे जैसे मैं वी पे आगे गया तो स्लोप की वैल्यू देखना बढ़ रही है घट रही है। हाँ, एक्चुअल में ये देखा जाता है कि इस डेल्टा वी का कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा आई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा छोटे से डेल्टा वी पे बड़ा डेल्टा आई आएगा, तो इसका मतलब अगर तुम डेल्टा वी बढ़ा रहे हो डेल्टा आई में भी तो चेंज आएगा, और वह डेल्टा आई में चेंज एक्सपोनेंशियली आएगा, डेल्टा आई में चेंज, तो इसलिए आर अभी भी घटेगा। तो वी बढ़ाने पे आर डी घटता है इधर। हाँ, तो इसको ऐसे मत देखना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, चलो खेले खेले, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं, इसको ऐसा लिखो, तुम्हें तब समझ आएगा, तब तुम अब नहीं बोल पाओगे, अब नहीं बोल पाओगे ऐसे कि v बढ़ा तो आर डी वी बढ़ा, अब नहीं बोल सकते तुम ये। आई बात समझ। यहां पे एक आई का एक्सप्रेशन भी होता है, आई इक्वल्स टू आई नोट ई टू द पावर माइनस के टी बाय ई वी बाय माइनस ई वी बाय, और माइनस भी नहीं प्लस का ही आएगा ये तो, ई वी बाय के टी माइनस वन। ठीक है, बट इसमें एक और खास बात यह है, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ v, समझते रहे ना, तो v को मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ये वाला नंबर ओवरऑल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, और अगर ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा हो गया तो उसमें से वन घटाओ या ना घटाओ क्या फर्क पड़ रहा है। तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ v, ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पोटेंशियल के लिए ये इतने के ही बराबर आ जाएगा। और आई नोट क्या होगा, आई नोट हो गया रिवर्स सैचुरेटेड करंट। ये तुम्हें रिवर्स बायसिंग में पता लगेगा क्या चीज है। अगेन ये एक्सप्रेशन सिलेबस में नहीं है, ना भी याद हो तुम्हें कोई खास बात नहीं है, कुछ नहीं खोया तुमने, बस एक समझाने के लिए मैथमेटिक्स को, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो मैंने लिख दी इक्वेशन, कोई नहीं पूछ रहा इक्वेशन तुमसे, काम तुम्हारे यहां से बन जाएगा। तो यहाँ क्या रेजिस्टेंस डायनेमिक है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगी, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगी। और बहुत ज्यादा वैल्यू के लिए, हायर वैल्यूज के लिए मुझे बताओ क्या स्लोप इनफाइनाइट नहीं हो गया। अच्छा, स्लोप इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, आर डी जीरो हो गया, निकाल लो यहां से। और आर डी जीरो होने का मतलब क्या है, शॉर्टेड वायर। अब पढ़ो वो चीज, दैट विल बिहेव एज शॉर्टेड वायर फॉर हायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल। क्लियर, ये सारी बातें यहां तक बताओ, कुछ भी कोई चीज तुम्हें ना समझ में आई हो तो बताओ, आगे सारी बातें समझ, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, ये गलत है क्लियरली, वो है असली चीज। ठीक है, स्लोप कभी इंफिनिटी नहीं होता फिजिकल क्वांटिटी का, तो पक्की बात है ये सारी की सारी बातें किसके लिए है, आइडियल डायोड। और ये सारी बातें, इससे नीचे नीचे वाली सारी बातें किसके लिए है, प्रैक्टिकल डायोड। तो यहां से नीचे नीचे की सारी बातें किसके लिए, प्रैक्टिकल डायोड। हाँ, एक्स हाँ खत्म हो जा रहा है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ, हम्म हम्म, हाँ तेरा अभी भी यही आंसर है जैसे तूने पहले, वही तो बोल रहा हूँ, तुम बहुत रिजिड हो भाई, तुम्हें नहीं समझा सकते आसानी से चीजें, टाइम लगता है तुम्हें। ये अभी भी इसी बात पर अटका हुआ है कि ये 12 था तो आपने वी नेट 12 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों ले लिया। ये थिकनेस किसने कम करी है, मैं कह रहा हूं 1 मिलियन वोल्ट लगा, थिकनेस 0 रहेगी, 1 मिलियन हटा दे, बिना किसी टाइम लग के वापस से यहां क्या डेवलप हो जाएगी, इसका मतलब वो हमेशा से थी। यहां कुछ भी लगाएगा उसमें से पहला योगदान इसको थिकनेस को जाएगा, जैसे पहला निवाला राम का, ऐसे पहले 10 मिली वोल्ट डिप्लीशन लेयर के, वो तो खाएगा ही खाएगा। तो 1 मिलियन लगा दे उसमें से 10 खा के बैठ जाएगा चुपचाप, लेकिन 1 मिलियन में से 10 खा जाना इज नेग्लिजिबल। तो अब तू इसको ये मत बोल कि 10 मिलियन माइनस 10, अब तू 10 मिलियन से ही खेल ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब करंट एक्सपोनेंशियल में खेल रहा है, तो उसके लिए वोल्टेज मैटर भी नहीं करती। तो हायर वैल्यूज के लिए बात एक बार को सही हो जाएगी, बट लोअर वैल्यूज के लिए तो हमेशा 10 का चढ़ावा जाएगा ही जाएगा। ये हमेशा से था, तुझे नहीं दिख रहा है पर था।
वो जीरो भी किसी एक फैक्टर, कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर की वजह से जीरो हुआ है। वो जिस मोमेंट हटा देगा वापस यहीं आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई थी, ये किसी बैटरी के सहारे हुई थी, खुद से हुई थी? तो खुद से तो हमेशा ही होता रहेगा। जैसे अगर तुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, हमेशा कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास फोर्स बहुत ज्यादा आ गया, मैं 2 मंजिल तक ऊपर कूद सकता हूं, तो इसका मतलब अब मुझे जी फील नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी आज भी ओवरकम करना पड़ेगा। अब आई बात समझ? तब से ही अटका हुआ। देख तूने कितनी बातें मिस कर दी होंगी जो मैंने समझाई थी। ये सारी बातें क्लियर हुई यहां तक? कोई भी परेशानी इसमें? तो हम दो तरीके का आइडियल डायोड देखता है फॉरवर्ड बायसिंग में। दो तरीके के डायोड देखते हैं, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल, है ना? प्रैक्टिकल मतलब नॉन आइडियल। तो तुम मोस्टली कहां में खेलोगे? आइडियल में खेलोगे। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। किसका? फॉरवर्ड बायसिंग का। ऑफ एफ भी लिख दो चलेगा, ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉरवर्ड बायसिंग किसका? प्रैक्टिकल का या फिर नॉन आइडियल का। अब मुझे बताओ, अगर कोई मेरे से बोल दे कि एक काम करो, मुझे तो आइडियल डायोड का जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना दो, बोला जा सकता है। देखो उसका कैसे होगा। वी आई किसके लिए बनाने जा रहा हूं? डायरेक्टली ही आइडियल के लिए। डायरेक्टली किसके लिए? आइडियल के लिए। आइडियल डायोड के लिए स्लोप कितना होता है? इनफाइनाइट। स्लोप कितना होता है? इनफाइनाइट। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है? आइडियल डायोड फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। बस बताओ क्या होना चाहिए इसके लिए? स्लोप कितना होना चाहिए? तो आर डी कितना होना चाहिए? अब जब आर डी जीरो है तो वी तो चाहिए ही नहीं है। पहले ही सिखा चुका हूं कि अगर मुझे करंट भेजना है बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के, तो मुझे क्या चाहिए? रेजिस्टेंस जीरो। जब रेजिस्टेंस जीरो होती है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट दौड़ता है। पहली बार तो नहीं बोल रहे लाइन। आइडियल की बात हो रही है। दोबारा सुन, जब तक दिमाग में ना बैठे। अब यही है, और क्या कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस है अब तो। आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायसिंग के लिए स्लोप कितना? जब आरडी जीरो हो जाता है, इन्फिनिटी स्लोप इन्फिनिटी होने का मतलब आरडी जीरो, मतलब रेजिस्टेंस जीरो का मतलब मुझे डेल्टा वी चाहिए क्या? रिक्वायर्ड है क्या? नहीं चाहिए ना। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ डेल्टा वी फॉर आई। देख चाहिए भी नहीं, वी आई आ गया। ठीक है, कोई परेशानी? पक्का? तो हम जो पढ़ेंगे वो किसको मुद्दे नजर रखते हुए पढ़ेंगे? आइडियल है। लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी पूछेगा? प्रैक्टिकल की। ज्यादा चीजें हैं वहां, बनाना पड़ेगा, घुटना बनाना है उधर। सीधी लाइन पूछ के क्या करेगा? ठीक है, वो तो चाहेगा घुटने टेको, है ना? हाँ बता। हम्म। आरडी जीरो होने का मतलब? अपने आप से अरे अपने आप से डिफ्यूजन कर रहे हैं, अपने आप से डिफ्यूज हो रहे हैं बिना कोई पोटेंशियल बैरियर दिए। क्या? पोटेंशियल तो चाहिए ही नहीं आइडियल को। तुम पता है क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? तुम अब ये चाह रहे हो कि सर आइडियल को प्रैक्टिकली पढ़ लेते हैं। अबे आइडियल ही नाम इसलिए है, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता वो। अब ये दिक्कत आ गई तुम्हारे दिमाग में कि सर इसको प्रैक्टिकली बताओ। अब इसमें वीडी नहीं होगा। मुझे वीडी से लेना देना क्या है जब करंट मिल रहा है बिना किसी वी के? बिना किसी वी मतलब फर्क नहीं पड़ता वीडी की बात हो रही है, वीए की बात हो रही है, वी तुम्हारे वाले की बात हो रही है, वी मेरे वाले की बात हो रही है, फर्क ही नहीं पड़ता। इसको वी से कोई मतलब ही नहीं है, करंट दे देगा। ठीक है। असलियत में इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी सर्किट में, बताओ कौन सी बाइसिंग है? पहले तो यही बताओ कौन सी बाइसिंग है? ऑब्वियसली फॉरवर्ड ही बनाऊंगा जब फॉरवर्ड पर आ रहा हूं। उसमें भी सोच रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सा बाइसिंग? फॉरवर्ड बाइसिंग है। अब मेरा जो भी काम होगा वो वी से होगा। जो तेरी हट थी ना वो मैंने पूरी कर दी। अगर ये आइडियल डायोड है तो ये इसको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। सारा खेल अब वी के हिसाब से चलेगा, ये कोई वीडी ऑफर नहीं करेगा। इट विल नॉट ऑफर एनी वीडी। ठीक है। अब अगर ये 12 मिली वोल्ट है तो यहां 12 मिली वोल्ट के हिसाब से ही काम होगा, क्योंकि ये आइडियल है। कैसा है ये? आइडियल है। हाँ, वह डिफ्यूज नहीं हो रहे होंगे मतलब
डिफ्यूज हो जाए पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएंगे। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, इसको अपोज करने के लिए कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। आइडियल का मतलब ही यही है कि डिफ्यूजन हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, मजे में हो रहा है डिफ्यूजन। ठीक है, तो ड्रिफ्टिंग इज मिसिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्टिंग इज मिसिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्टिंग इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल वी। और ये सब बातें ऑब्वियसली आइडियली ही हो सकती है, प्रैक्टिकली ऐसी कोई बात नहीं होती। अब अगर मुझे इस सर्किट में आई लिखना पड़ जाए और यहां कोई रेजिस्टेंस आर हो, तो मैं इस डायोड को क्या मानूंगा, एक शॉर्टेड वायर। तो दिस सर्किट इफ इट इज आइडियल, दिस सर्किट इज एज गुड एज दिस सर्किट। और अब आई वी बाय आर लिखा जाएगा सिंपली। समझा पाया मैं? कब है ये बात? जब आइडियल हो। और अगर ये आइडियल ना हो, इफ इट इज नॉट आइडियल, और इसके पास कोई तो डेल्टा वी है, और अब तुमसे ये वाला आई पूछ ले, अब ये आई वी बाय आर नहीं होगा, समझे? अब ये किसके बराबर होगा वो भी तो बताओ। शाबाश, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसमें से कुछ चढ़ावा किसको जाएगा, डेल्टा वीडी को। तो अब क्या लिखा जाएगा, V माइनस वी डी डिवाइडेड बाय आर इज आई नाउ, इफ नॉट आइडियल। और अगर आइडियल है तो ये फर्क पता लग गया दोनों में, कोई परेशानी? ये थी फॉरवर्ड बाइजिंग। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में तुम्हारा कोई इक्का दुक्का डाउट रहता हो तो पूछ लो, फिर उसके बाद पढ़ाता हूँ रिवर्स बाइजिंग।